शुरू कर लें कि जो हमारा मीडिया है पंजाब वाला, कि यार जब हम एयरपोर्ट पे उतरते हैं ये हमें तो लेने ये के नहीं क्यों नहीं आते। लेने आता भाई हमें। तो मैं किसी को बोलता था ना मेरा गाना है, तो वो ऐसे देखता था कि साला झूठ बोल रहा है ना, लाइक दैट। फिल्म आप लोग भूत वाला बना रहे थे और लाइव भूत चल रहा था। अच्छा, मैंने सुना स्कूल के टाइम में आपको पता है ये ब्लेड लेके घूमती थी है स्कूल में, कॉलेज में। क्यों? हाँ भाई, साहब ने जो अंग्रेजी बीट गाना गाया उसमें रैप की कितनी आवश्यकता थी? किसी भी गाने में रैप की आवश्यकता नहीं होती। मुझे लगता है बोलने के लिए आसान हो गया है कि पंजाब में चिट्टा बहुत चलता है, पंजाब में ड्रग बहुत है। और मैं जब यहाँ पर लोगों के आसपास जाती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ बहुत है और आप लोग अपने घरों में कर क्या रहे हैं। मैंने यहाँ उन म्यूजिक डायरेक्टर के साथ मैंने बात नहीं की, मुझे ऑड लगी बात कि उसने ऐसा क्यों बोला। I've had some of the worst experiences of my life. आज हमारी फिल्म इंडस्ट्री भी है, छोटी सी है, बट इसका चर्चा है। हमारे गाने हैं, इसका चर्चा है। अगर कोई बुरी चीज़ है उसका भी चर्चा हमारा ज़्यादा ही हो गया। पहले मैं भी बहुत करती थी, नेपोटिज्म, हमारे इसका बेटा आ गया, उसका बेटा आ गया, फलाना हो गया, ढमकाना हो गया। अब मैं नहीं करती। अब मुझे लगता है कितनी बड़ी बेवकूफ़ी थी सर को, सबकी अपनी किस्मत है। नमस्ते, मेरा नाम अनिल शारदा है। ये हमारा शो ऑन द रिकॉर्ड है और इस बार हमारे जो गेस्ट हैं वो पंजाबी फिल्म इंडस्ट्रीज़ के बड़े कलाकार हैं, गिपी गरेवाल साहब, और दूसरी खूबसूरत चुड़ैल सरगुन मेहता दुबे। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे शो में। थैंक यू। दिल्ली में कितने शूट हो गए आप लोगों के अब तक? मतलब प्रमोशन को लेकर इस ट्रिप के बारे में? हाँ। क्योंकि वैसे तो दिल्ली में बहुत काम किया ना, तो इसलिए ना आपका अभी तो भी मेरे पास काफ़ी सवाल है। अभी भी काफ़ी हो गए। काफ़ी हो गया। हाँ। कैसा रहा अब तक का अच्छा अनुभव रहा। फिल्म के प्रमोशन को लेकर? अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। आपका एक गाना था, वो स्कूल के टाइम में मैंने एक सुना था, उसको बहुत ज़्यादा याद नहीं आ रहा, लेकिन हमारे यहाँ हमारे कुछ गेस्ट लोग थे, आए हुए थे, तो सबने कहा कि एक बात बताइए, साहब ने जो अंग्रेजी बीट गाना गाया उसमें रैप की कितनी आवश्यकता थी? एक्चुअली मैं बताऊं, किसी भी गाने में रैप की आवश्यकता नहीं होती। जब गाना बनता है तो उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, गाना अपने आप बनता है। क्या था कि वो जिस एल्बम में था ना, वो एल्बम का नाम था इंटरनेशनल विलेजर। वो बेसिकली एल्बम मेरी नहीं थी, वो हनी सिंह की एल्बम थी। तो अब हनी सिंह ने अपने लिए एल्बम बनाई थी, तो हर गाने में वो फीचर कर रहा था, क्योंकि अदरवाइज अगर इंडिपेंडेंट गाना होता तो फिर वो हनी सिंह का गाना नहीं होता, मतलब सिर्फ म्यूज़िक होता, क्योंकि उसने एज अ म्यूज़िक डायरेक्टर नहीं, वो एज अ रैप के लिए भी वो नॉलेज एल्बम करी थी, तो इसलिए वो उसमें ज़रूरत थी रैप की। और मुझे लगता है कि वो एक हनी सिंह के करियर में जितने भी गाने थे, वो एक ऐसा गाना था जिसका रैप का भी एक एक लाइन सबको याद था, आज तक याद है। जब मैं जाता हूँ क्लब में तो मतलब मैं देख रहा होता हूँ शू तेरी दा, कड़ी तेरी दा, ड्रेस जो भाई, मतलब लोग सब गा रहे होते, क्योंकि मैं रैप वाला पार्ट नहीं गाता। हाँ। तो वो जब रैप वाला पार्ट आता तो सब लोग गा रहे होते, तो उनको इसका मतलब ज़रूरत थी। हाँ। ठीक है, ये अपनी फिल्म के बारे में बताइए, जटनू चुड़ैल टकरी क्या है इस फिल्म में? फिल्म का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि एक आदमी है जो अक्सर हमारे यहाँ के सारे आदमी होते हैं जिनको सबको अपनी बीवियाँ चुड़ैल लगती हैं, कहते हैं कि हमारा खून पीती हैं। वो अक्सर ये जो हस्बैंड वाइफ वाले जोक होते हैं, आदमी मारते रहते हैं। तो वैसा एक आदमी है जिसको शादी नहीं करनी है और उसको लगता है कि उनके दोस्त फंस गए हैं और वो उनका डाइवोर्स कराने पे तुला हुआ है कि तुम्हारी वाली चुड़ैलें हैं, और उसको खुद को प्यार हो जाता है। जब वो लड़की से शादी करता है तो उसको पहली रात पता चलता है कि ये तो असल की चुड़ैल है। और अब उसे एक बाबा बोलता है कि इसको तो मैं पकड़ लूँगा, पर अगर इससे जान छुड़वानी है तो तुझे एक और शादी करनी पड़ेगी, बिकॉज चुड़ैल को चुड़ैल ही संभाल सकती है, तू नहीं। तो कहता असली चुड़ैल जो कि बीवी होती है। तो ये दूसरी शादी करता है एक और औरत से, और फिर कहानी कैसे बढ़ती है, दैट इज़ द फिल्म। ठीक, तो कब रिलीज़ हो रही है ये? बस अभी तो 15 मार्च आ गई है, 2 दिन रह गए हैं। 3 दिन रह गए, 2-3 दिन में अब ये आने वाली है। अशरगुन, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा था कि आप अपने नाम से अपने आप को कितना जोड़ पाते हैं, कितना अनुकूल समझ पाती हैं? कि मेरा नाम मेरे लिए कितना करेक्ट है कि हाँ। मैं बहुत जोड़ पाती हूँ। मुझे लगता है कि हर व्यक्ति अपने नाम की तरह ज़रूर होता है, तो बहुत सोच समझ के हम नाम रखते हैं, चाहे हम किसी प्रोजेक्ट का रखें, टाइटल का रखें, किसी का भी रखें, लोगों का रखें। मुझे लगता है कि वो अपने नाम के साथ ज़रूर जाते हैं। चंडीगढ़ से दिल्ली कब आना हुआ, कैसे?
चंडीगढ़ से दिल्ली मैं आई कॉलेज के लिए। मैं यहाँ किरोड़ीमल कॉलेज नॉर्थ कैंपस की पढ़ी हुई हूँ, KMC। जी। तो वहाँ आई और कॉलेज किया। उसके बाद दिल्ली में 1.5 साल शूट किया मेरा पहला टेलीविज़न शो। ओह माय गॉड, ये हर जगह हो रहा है, आपकी वजह से तो ये हर जगह हो रहा है। जहाँ पे मैं जा रही हूँ, ये एक बार मैं लाइट बंद करके अपनी पावर ज़रूर दिखा दी। जिस मुझे होता है कि ऐसा वो नहीं था, शायद लाइट कटी थी। नहीं नहीं, आपको लगता है। आप गिप्पी जी से पूछे, कल भी यही हुआ है। हाँ, कल भी हुआ ये। हाँ, जी। कुछ भी होगा सब ऑन रहेगा। जी। तो कॉलेज के बाद मैंने यहीं पे शो किया 1.5 साल। 12/24 करोड़ बाग छतरपुर फार्म्स में शूट होता था। तो दिल्ली के साथ काफ़ी लंबा नाता रहा है मेरा। मैं पहले वहीं रहता था। अच्छा, छतरपुर में रहते थे आप? हाँ। ओह। अच्छा, मैंने सुना स्कूल के टाइम में आपको पता है ये ब्लेड लेके घूमती थी? है? स्कूल में नहीं, कॉलेज। कॉलेज में? हाँ भाई। यहाँ थोड़ा दिल्ली का माहौल बहुत ख़राब है, तो काफ़ी कुछ लेके घूमती थी मैं। ब्लेड यहाँ मतलब मेरे- कि कोई आएगा तो हाँ, क्योंकि बहुत या नस वस काट लूंगी वो वाली? नहीं, यहाँ आशिकी बहुत उशिकी वाला? बदतमीजी करते थे आपको लोग, लगता है नस बहुत काटने वाली बदतमीजी। है? नहीं, मैं क्या बाय चांस, अच्छा किसी और की नस काटने को ब्लेड कि देखे? मतलब प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर एक मेरे वो लगा होता था, सेफ्टी पिन लगा होता था, एक यहाँ पे एक्स्ट्रा लगा होता था, ब्लेड पर्स में होता था, पेपर स्प्रे होता था, बहुत कुछ लेके घूमती थी मैं। एक बात है, दिल्ली आपको उस लिहाज से कितना सेफ नज़र आया उस दौरान, या फिर अभी भी आप ट्रैवल करती हैं? तब बिल्कुल भी नहीं जी, बहुत अनसेफ था। मुझे अब का नहीं पता, पर तब मैं तो मतलब आई हैव हैड सम ऑफ द वर्स्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ माई लाइफ एंड आई एम नॉट किडिंग। आपके सामने अगर कोई पंजाबी गलत बोल दे तो आप नाराज़ हो जाती हैं, मैंने सुना है। मैं नाराज़ नहीं होती हूँ। मुझे मैं होता है चाहता सी कि मैं पंजाबी च गल करा ਤੁਹਾਡੇ तो ਨਾਲ। ठीक था बोल रहे हो, बल्कि मैं भी ठीक नहीं बोलती थी। मुझे ये प्रॉब्लम नहीं होती कि कोई गलत बोलता है, मुझे ये प्रॉब्लम होती है जब कोई एफर्ट नहीं लेता है और उनका वो काम हो। मुझे ये प्रॉब्लम नहीं है कि वो सबको थोड़ा ना सारी लैंग्वेज आती है। कल को मैं बंगाली बोलूँगी, मैं गलत ही बोलूँगी। आई एम नॉट अ बंगाली पर्सन। क्या मसला क्या हुआ था उस बात को लेकर के? पंजाबी में आमिर खान साहब की अरे मैंने तो कुछ ऐसा नहीं बोला, आपको बताती हूँ मैं क्या हुआ। हेडलाइंस में कल यहाँ रिसर्च कर रहा दिल्ली था में तो मैं देखा। इंटरव्यू थी, हाँ। तो मुझसे किसी ने पूछा कि लाल सिंह चड्ढा में आपको आमिर जी की पंजाबी कैसी लगी। मैंने कहा इट्स सच ए डिफ़िकल्ट लैंग्वेज टू डू, जिसको नहीं आती है उनको करने में बहुत वक्त लग सकता है। तो जिस लहजे में उन्होंने शायद ट्राई करा वो लहजे में नहीं आई। उन्होंने इंटरव्यू सिर्फ ये लगाई कि मुझे नहीं एक्चुअली मैं बताऊं इसको, ये सेम क्वेश्चन किसी ने मुझे पूछा जी कि सरगुन को ऐसे ऐसे पूछा गया, आप क्या कह रहे हो, आपका टेक क्या है? तो मैंने अपना टेक दिया, हाँ उसको भी टेक को आगे क्या बनाया गया। तो मैंने उनको बोला, मैं कहा कि यार जब उन्होंने फिल्म पंजाबी में करनी थी तो सबसे पहले आमिर भाई कॉल्ड मी आई नो कि यार हिंदी को ट्रांसलेट करना है पंजाबी में, तो तुम कर दोगे? तो मैं क्या भाजी नहीं, मैं नहीं कर सकता, मुझे पता है क्योंकि मैं आमिर भाई को इतना पुराना जानता हूँ। मैं क्या अगर इनको हाँ कर दी तो समझो आपका 1 साल गया। और करनी उन्होंने फिर भी अपने जो उनको पसंद है उन्होंने वही करना है ना। तो मैं क्या नहीं, कहते मुझे कोई राइटर दे दे, तो मैंने उनको राइटर दे दिया। तो अब राइटर गया वहाँ पे, राइटर ने जाके उसको पंजाबी में कर दिया खटाक। उनकी पूरी टीम बैठी, उन्होंने पढ़ा, वो कहते जो अब ये बन गया है ये हमें समझ ही नहीं आ रहा, मतलब हमसे बोलना तो बहुत दूर है, मतलब हमें समझ भी नहीं आ रहा। कहते आमिर भाई ने बोला कि मैं इसको सीख के इसकी प्रोनाउंसिएशन राइट करके बोल दूंगा, बट सारी टीम ने उनको बोला कि सर लोगों को समझ कैसे आएगा, ये तो टिपिकल देसी हो गया। तो उन्होंने वापस उसको तोड़ मरोड़ कर दिया। तो वो तोड़ मरोड़ के चक्कर में जो हमारा राइटर था ना तो उसको समझ आई कि क्या करना है, क्योंकि वो कहता कि ठीक है सर मैं इसको सॉफ्ट कर देता हूँ, आप अपने हिसाब से फिर इसको देख लो कि कैसे करना है। तो वो करते करते वो चीज़ हुई। तो उसमें फॉल्ट ये भी नहीं कह सकते कि हमारे बंदे का था या उनका था। उनको था कि यार पैन इंडिया में हो सकता है कि जहाँ तक आमिर खान की रीच है वहाँ तक लोगों को शायद वो टिपिकल देसी ना समझ आए। तो मैंने ये बात बताई, तो मेरा भी हो गया कि उन्होंने गलत बोला, मैंने भी बोला ऐसे। एक्चुअली पूरे पॉइंट ऑफ व्यू अगर कोई वो आर्टिकल पूरा पढ़ता ना तो वो देखता कि मैंने यही बोला था कि बहुत डिफिकल्ट है। कल को मैं कोई गुजराती कैरेक्टर करूंगी, मैं कभी भी पूरा लहजा नहीं ले पाऊंगी, मैं थोड़ा बहुत ही सही कर पाऊंगी, बिकॉज इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू डू। जो बचपन से बोलते आ रहे हैं वो पकड़ लेंगे फट से कि अरे यार ये तो गलत बोल रही है, ये तो ऐसे बोल ही नहीं सकते। क्योंकि उनकी टीम ने ये बोल दिया कि हम इस पॉइंट पे नहीं जाएंगे, कि ये पॉइंट पे जाएंगे तो ये फिल्म टिपिकल पंजाबी फिल्म होएगी, कि इसका हिंदी जो टिपिकल हिंदी ही समझते हैं, जो बाकी ऑडियंस है उनको नहीं उसके लिए ट्रबल हो जाएगी। तो वो वहाँ पे तक गए ही नहीं। तो ये हुआ। बढ़िया है। लेकिन एक बात बताइए, एक अनुभव बताइए, जब आप लोग मीडिया में बाइट्स देते हैं
या फिर सम टाइम कहीं से आप निकले, मीडिया के लोग पीछे पड़ गए? आजकल कई सारे मुझे नहीं कहना चाहिए, मतलब ऐसे छोटे मोटे यूट्यूब चैनल्स वगैरह भी आते रहते हैं, या फिर सम टाइम वो वायरल पता नहीं क्या क्या मुंबई में होता है। उस कंडीशन में आप लोगों को कितना प्राइवेसी को मेंटेन करने में या अपनी पर्सनल लाइफ को बचा पाने में मुश्किल होती है? बचाने नहीं, अब क्या करना है बचा के, इसी के लिए तो आए थे अब इंडस्ट्री में, अब कैसे ही बचा और लेंगे। मुझे तो आपका क्वेश्चन ही ठीक नहीं लगा, क्योंकि जो आपने बॉम्बे वाली बात बोली है, तो हम हैं पंजाब से। हाँ जी। हमें तो ये बॉम्बे में जाके पता लगा, हमें लग रहा था कि जो हमारा मीडिया है पंजाब वाला, कि यार जब हम एयरपोर्ट पे उतरते हैं ये हमें तो लेने ये क्यों क्यों नहीं आते? लेने आता भाई, हमें भी ठीक ठाक लोग जानते हैं, क्यों नहीं आते। तो जब हम बॉम्बे गए तो बॉम्बे वालों को बाद मुझे पता लगा कि वो जो बॉम्बे वाले आते हैं तो वो पैसे दे के बुलाने पड़ते हैं कि भाई आप आओ, हमें कवर करो, अब इतने बजे ये लड़की जाने वाली है, उसका पीआर वालों ने पैसे दे दिए, उसके पीआर वालों ने, तो वो कुछ मतलब जो देख रहे हैं, मुझे लगता है कि कोई भी 5-10 हज़ार रुपए दे के अपनी फोटो खिंचवा सकता है, चाहे वो सेलिब्रिटी है चाहे नहीं है, उसके लिए वो मायने नहीं रखता। तो ये चीज़ अलग से है। इवन के अगर आप ने देखा हो तो जब मुझे याद है कि जब मेरा ट्रेलर लॉन्च था कैरी ऑन जट्टा 3 का, तो आमिर भाई ने ट्रेलर लॉन्च किया, तो मैंने आमिर भाई के साथ खड़े होकर भी ये बात बोली थी स्टेज पे कि मुझे मेरे पीआर वालों ने बोला कि सर हम ट्रेलर लॉन्च कर रहे हैं, कि हमारा बड़ा ट्रेलर लॉन्च है, आमिर खान आ रहे हैं, कि हम ना कुछ लोग बुला लें, वो पीछे बैठेंगे, पैसे दे के आएंगे, और जब मैं स्टेज पे आऊँगा तो वो बोलेंगे गिप्पी गिप्पी। मैं क्यों ऐसे क्यों बोलेंगे? मैं यार कहते कि नहीं कहते, मैं कह यार अगर मेरे फैन होंगे तो अगर मैं बुलाऊंगा तो वो वैसे भी आ जाएंगे बॉम्बे वाले कुछ ना कुछ लोग तो, बट हमने वो क्यों बुलाने, क्योंकि हमने तो मीडिया बुलाया। कहते नहीं सर, हमने बड़ी बड़ी फिल्में यहाँ पे करी हैं, तो काफ़ी बड़े लोगों के उन्होंने नाम बोले कि ये फिल्म की, कि उनके पीछे फैंस बैठे थे, तो वो एक्चुअली फैंस नहीं थे, तो हमने पैसे दे के बुलवाए हुए थे। तो मैंने आमिर भाई को भी पूछा, स्टेज पे पूछा मैं कहा सर ये ऐसे बोल रहे थे, वो कहते यार मैंने तो कभी बुलाए नहीं है मेरा भी कभी हुआ नहीं आमिर। तो ये मतलब वहाँ पे ये चलता है, वहाँ पे ये नई चीज़ें हैं। नहीं है, अच्छा है ना, मेरे गलत सवाल से कुछ नया निकल गया। सेम जवाब एक और आया था ऋचा चड्ढा से, उन्होंने भी सेम यही चीज़ बताया। उन्होंने तो एकदम ही खुल के बताया कि अरे 300-300 रुपये लेते हैं। पर पता है क्या है कि वक्त के साथ चलने वाली बात हो जाती है कि जो चीज़ लोगों को पसंद है, अब लोगों को डिजिटली आप लोगों को देखना पसंद है, पहले नहीं पसंद था। पहले हम लोग क्या करते थे, बचपन में हमारे यहाँ पे फिल्म फेयर, स्टारडस्ट, ये सारी मैगजीन्स आया करती थी, और वहाँ पर वो कॉलम्स होते थे जो हम पढ़ते थे कि यहाँ से आए, वो कैंडिड पिक्चर्स आती थी कि कहीं से कोई निकल रहा है, BTS सेट्स, वो सब चीज़ें हम देखते थे। वक्त बदल गया है, अब वो सब वहाँ पर तो नहीं देखते, तो अब यहीं पे देख रहे हैं। तो मुझे लगता है वक्त के साथ जैसा स्वभाव है वैसा कर लो। हाँ, बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि जो तो जैसे हमारी फिल्म आ रही है, हम एयरपोर्ट पे उतरे, मीडिया आए तो बोले कैसे आए हो, तो हम उनको बोले कि हमारी फिल्म आ रही है, हमारी ये तो ठीक है। यार मैं कच्छा पहन के जिम जा रहा हूँ, उसके लिए मुझे बुलाने की क्या जरूरत है? वो मतलब वो तो थोड़ा ज़्यादा उसका थोड़ी को लॉजिक बनता है यार, मैं कहीं और जा रहा हूँ तो अब वहाँ पे कहीं पे भी जा रहे हो, इसने खाना खा लिया, कुत्ता घुमाने भी जा रहा होता है तो भी बताते हैं, मतलब वो तो टू मच है। हाँ, वो रील्स में दिखाई भी तो दे रहा होता है, और लिटरली कई बार खराब लगता है कि यार अब इनकी एक पर्सनल लाइफ नहीं रह गई है, जैसे कि और एक सबसे मतलब खतरनाक जो चीज होती है, मतलब सबसे खतरनाक, सब पूरी दुनिया को पता है कि ये बंदे बुलाए जाते हैं, फोटो खींचने आते हैं, फिर भी बहुत सी लड़कियों की जब हम देखते हैं ना तो वो जिम से निकल, अरे तुम लोग यहाँ पे भी आ गए तुम ये बुलाए है, अरे यार बस मुझे जाने दो, है ना, मतलब हाउ। पर कोई 3-4 बारी ना वो लोग ऐसे भी आ जाते हैं जब नहीं पता होता, जैसे कभी जो नेल सैलून आप जाओ तो वहां से कोई फोन कर देता है कि आया हुआ है। ये भी मेरे साथ 3-4 बार हुआ है, तो मुझे पता है कि क्योंकि मैं तो लिटरली रवि के कपड़ों में, हाँ मैं वही बोल रही हूँ कि वो नेल सैलून वाले, पार्लर वाले, ये लोगों के पास भी आजकल नंबर होते हैं, सो समटाइम्स दे ऑल्सो इन्फॉर्म। बताइए, यानी कि वही है, कुल मिला के पर्सनल लाइफ सेफ नहीं हो पाती है, और कुल मिला के 300। क्योंकि मैंने कहीं देख रहा था, आपने बड़ा अच्छा जवाब दिया था, मैं उस पर जवाब लूँगा आपसे, पर उससे पहले एक सवाल आपसे भाई कि 2010 में मेल करा दे रब्बा फिल्म आई थी जी, ठीक है, उसका एक गाना जो मुझे बेहद पसंद आया वो ऐसे लिए सी रोना चढ़ता, कॉलेज में पहली बार ब्रेकअप हुआ था बहरहाल उस फिल्म से लेकर के आज आप यहाँ तक पहुँचे हैं, एक बेहद बड़ा नाम जी, इंडस्ट्री में सब कोई आपको जान रहे हैं, पंजाब के लिए और ख़ासकर मेरे दफ्तर में तो हर कोई आपका फ़ैन है कि भाई हमें बुलाना बाद में।
आपका ये जो लाइफ सर्कल रहा, कितना बदलाव आप इसमें देखते हैं और कितनी मेहनत लगी? मेहनत तो बहुत लगी जी, मेहनत आज भी बहुत है, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। मुझे लगता है कि जिस दिन आदमी मेहनत करनी छोड़ देता है उस दिन वापस बैक टू बेसिक ख़त्म हो जाता है वो, और डे बाय डे मेहनत बढ़ती रहती है। और बाकी बदलाव क्या है कि बड़ी चीज़ों में आता है। आप जैसे जैसे आगे जाते रहते हो आपको समझ आती रहती है, चीज़ें सीखते रहते हो, लाइफ में विचरना, लोगों के साथ मिलना बैठना, बातें करना, समझदारी, तो वो सब चीज़ें डे बाय डे आपको आती हैं। बाकी बदलाव कुछ नहीं आता, और बाकी मुझे लगता है कि आना भी नहीं चाहिए कि आपकी रियल लाइफ में कि आपके दोस्त आपको जैसे मिलते हैं उनको वैसे ही मिलना चाहिए, फैमिली के साथ जैसे रहते हो आपको वैसे ही रहना चाहिए, वो चीज़ों में नहीं चाहिए बदलाव। बाकी ये बदलाव तो जो लोगों में विचरने का है वो डेफिनेटली डे बाय डे बेटर होता जाता है। इन 13-14 सालों में कभी कोई बहुत बड़ा लो फेस हो? लो फेस बहुत से टाइम हुए हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं, काम को लेके, कभी किसी चीज़ को लेके, अप डाउन लाइफ का पार्ट है। पहले बहुत होता था मैं शुरू में, तो क्योंकि बहुत मेहनत करी थी, अगर कुछ भी चीज़ राइट नहीं होती थी तो मुझे लगता था कि यार ये क्यों नहीं हुई है, मतलब मैंने इतना किया है। कई बार मैं बहुत लो फील करता था। तो मेरी वाइफ ऑलवेज़ मुझे कहती थी कि जब आप इस फील्ड में आए थे तो आपने सिर्फ ये बोला था कि यार जितने के पैसे मैं दूसरे कामों से कमाता हूँ, दूसरे काम क्या, मैं लेबर जॉब ही करता था, कोई बड़ा काम तो था नहीं वहाँ पे, जो नॉर्मल कनाडा में लोग करते हैं मैं वही करता था, कि उतने पैसे मुझे इस काम से मिल जाएं, आई एम हैप्पी। कौन से साल की बात रही होगी जब आप ये कर रहे थे? 2003, 4, 5 इन ईयर्स, 6, 7 भी। मतलब मेरा गाना, पहला गाना मेरा सुपर हिट हो गया था 2004 में, बट लोग पहचानते नहीं थे मुझे, तो इसकी वजह से काम तो करना ही पड़ता था। चकले एल्बम से ज़्यादा? नहीं, चकले एल्बम तो 2000 में आ गई थी, वो 2000 में आ गई थी। फिर दूसरी एल्बम आ गई थी 2002 में, तो फिर 2003 में जो एल्बम आई थी, पहली 2 एल्बम तो मेरी फ्लॉप थी बिल्कुल ही। तो तीसरी एल्बम में भी क्या हुआ कि एक गाना चल गया, वो गाना फुलकारी था और वो इतना बड़ा हिट हो गया, बट मेरे को लोग नहीं जानते थे, है ना, गाने को पहचानते थे, गाना सुनने के बाद अरे ये गाना, तो मैं किसी को बोलता था ना मेरा गाना है, तो वो ऐसे देखता था कि साला झूठ बोल रहा है ना, लाइक दैट। तो मैं कनाडा में ऐसे जॉब वॉब करता था, वो तो मुझे था कि यार बस इस फील्ड में पैसे बनने लग जाए एंड हम हैप्पी। तो मेरी वाइफ ने मुझे बोला कि आप उस वक्त ये बोलते थे कि सिर्फ इतने पैसे, अब आप ये भी कंडीशन रख रहे हो कि जो मैं फिल्म करूं, जो मैं गाना करूं वो हिट भी हो। ये तो मांगा ही नहीं था, मांगा तो सिर्फ इतना ही था कि मुझे खुशी मिलती है। तो मैंने डे बाय डे अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश की कि यार देखो मेरी जॉब क्या है, आज हम इस फिल्म के लिए घूम रहे हैं, हमने पूरी मेहनत करी है और हम इसको प्रमोट भी पूरा कर रहे हैं, हमारा दिल है, हम चाहते हैं कि ये फिल्म सुपर डुपर हिट हो, मुझे बहुत मतलब उम्मीद भी है फिल्म से। बट अगर कोई 19-21 चीज़ होती है तो उसमें ऐसा तो नहीं है कि आपका दिल ही टूट जाए, आप बैठ ही जाओ, काम ही छोड़ दो, नहीं यार, अगर कुछ हमसे गलती हुई होगी तो हम उसको इम्प्रूव करेंगे, नेक्स्ट टाइम और बेटर करेंगे, तो ये होना चाहिए। बेहतर है। प्रोड्यूसर भी हैं आप इस फिल्म की, कैसा अनुभव रहा? कुछ कंफर्टेबल हो जाता है क्या, जैसे किसी दूसरे की फिल्म में काम करना और अपनी ही फिल्म में काम करना? नहीं, मैं ज़्यादा टेंशन हो जाती है जब अपना फिल्म होता है तो, क्योंकि प्रेशर सारा आपके ऊपर होता है, और सिर्फ एज एन एक्टर डिलीवर करने का नहीं, ये भी देखने का कि फिल्म सही तरीके से बने। इतने बड़े दिग्गज लोगों को साथ लेके चल रहे हो, अगर कुछ भी 19-21 हो गई तो सबने मुड़ के कहना ये नहीं हो सकता था। मैं ऑफ कोर्स जैसे इन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि फिल्म चलेगी कैसी चलेगी, उसका तो गारंटी दुनिया में कोई भी नहीं ले सकता, कोई कितना भी बड़ा प्रोड्यूसर क्यों ना हो। पर हाँ, कोई मुड़ के ये ना कहे कि फिल्म अच्छी नहीं बनाई या काम अच्छा नहीं किया या ढंग से लोगों तक पहुंचाई नहीं फिल्म, उतना मेरे हाथ में उतना डिलीवर करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो जब पहली बार फिल्म प्रोड्यूस भी करी थी, इसीलिए करी थी कि लगा था कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं बहुत क्रिप कर रही थी कि यार ये मेरे प्रोड्यूसर ने ये सही नहीं करा, अच्छा इसने ये सही नहीं करा, इसने फलाना ठीक नहीं करा। और हम लोग घर में बैठा क्रिप करना आसान भी बहुत हो जाता है, बहुत, है ना, कि कोई कुछ कर रहा है ना तो आप कभी भी उनकी प्रॉब्लम नहीं देख सकते। तो जब इस साइड आई तो उनकी प्रॉब्लम भी समझी और ये भी समझा कि शायद वो लोग आलसी भी थे उनमें से कुछ, और मेरी प्रॉब्लम भी बिल्कुल सही थी। तो अब ये होता है कि उन लोगों के साथ काम किया जाए जो भी फिल्म को उतने ही पैशनेटली देखें जितने पैशनेटली हम देखें, वरना उतने महीनों की मेहनत ना बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। तो इसके बाद भी जो मेरी फिल्म है वो गिप्पी जी के
प्रोडक्शन हाउस में, तो मैंने तब भी देखा, मैंने कहा हाँ मुझे पता है कि इनकी जान सूली पे टंगी होगी, इनका खून चूस रहे होंगे सब, ये खुद भी लाइन ऑफ फायर में होंगे, तो ये फिल्म को पूरा वो धक्का देंगे, पूरा काम करेंगे, मतलब फिल्म को हर तरीके से आगे लेकर जाएंगे। उतना कोई कर दे, मेरे लिए उतना बहुत है। पाजी आपका अनुभव बताइए प्रोडक्शन में, अगर फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हैं तो। अगर मैं कर रहा हूँ प्रोड्यूस, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जी। आई लव प्रोड्यूसिंग फिल्म्स, मुझे काम बहुत अच्छा लगता है ये, और मेरा तो दिल लगता है इसमें। मतलब इवन कि ये फिल्म को सरगुन जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, फिर भी मैं इनको सुबह शाम बहुत परेशान करता हूँ, अरे ये करो, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, क्योंकि मुझे क्या लगता है कि मैं इस प्रोसेस को एंजॉय करता हूँ पूरे को कंप्लीट। इवन हमारे आगे जो 3-4 फिल्में लाइन अप हो रही हैं, तो मुझे डे बाय डे, मतलब मैं सुबह उठता हूँ, एटलीस्ट 2 घंटे मैं स्पेंड करता हूँ उस चीज़ पे कि यार ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, इसको ऐसे कीजिए। क्योंकि मुझे क्या लगता है ना, जैसे हमारी इंडस्ट्री है, हमारी इंडस्ट्री बहुत अभी ग्रोइंग इंडस्ट्री है, छोटी इंडस्ट्री है पंजाबी। तो अगर देखा जाए, जैसे आपने बात करी थी अभी मेल करा दे रब्बा की, वो एक टाइम पीरियड आया था जब फिल्में राइट बनने लगी थी। उससे पहले सिर्फ एक मंजी फिल्में बनाते थे, 1 साल में एक फिल्म मंजी की आती थी, मनमोहन सिंह जी की, तो वही एक अच्छी फिल्म बनती थी, बाकी तो कभी कभार कोई फिल्म आती थी। वो एक एरा आया कि यार अच्छी फिल्में, तो अभी 10-12 साल में ही हम ये लास्ट 100 करोड़ तक पहुंच गए, कैरी ऑन जटा 3, मतलब हमारे लिए एक अनबिलीवेबल सफ़र है ये। तो मुझे लगता है कि कोई भी फिल्म बनानी है, उसका मैथ्स है ना जो, वो फिट बैठना चाहिए। फिल्म कोई भी हिट फ्लॉप नहीं होती, मैथ्स हिट फ्लॉप होता है। कई बार क्या होता है कि हमारी 100 रुपये वाली फिल्में हम उसको 500 में बनाते हैं, तो वो हिट होके भी फ्लॉप हो जाती है। अगर फिल्म राइट पैसे में बने, राइट तरीके से बने, जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो सही बने, तो फिर फिल्म में लॉस होने के चांसेस कम हो जाते हैं, जो मुझे लगता है। और वो होना चाहिए, क्योंकि अभी क्या है कि जैसे अभी सरगुन है, इनकी ये 4थी फिल्म है एज आ प्रोड्यूसर, तो अभी इनका वो प्रोड्यूसर वाला करियर है जो अभी प्रॉपर स्टार्ट होना है। तो अगर इनको पहली किसी फिल्म में, दूसरी चौथी फिल्म में कोई बड़ा लॉस हो गया, तो ये मतलब छोड़ ही जाएंगी। क्योंकि मतलब क्या है कि एक बड़ा लॉस हो गया तो बंदे की हिम्मत ही नहीं पड़ती कि यार मैंने इतने पैसे जोड़े थे, इकट्ठे किए थे, सब खराब हो गए। तो मैथ्स राइट हो तो वो सब चीज़ें फिट बैठती हैं। तो अभी कुछ ऐसा हुआ, कोई फिल्म से पैसे बराबर नहीं बने हो? अब दूसरी वाली से नहीं बने थे, हाँ। झल्ले में नुकसान हुआ था। हमारे यहाँ जैसे ये हम लोग इन हाउस सेटअप कुछ नहीं रखते हैं, पर शूट के लिए सारा सेटअप हायर होता है, सब आता है। तो हमारे जो एडमिन वाले हैं ना, निहायत ही कंजूस व्यक्ति हैं। मतलब अगर एक शूट का बजट 1 लाख है या 1.25 लाख रुपए है, तो कहेंगे 80 पे कैसे लेके आना है। कई बार कई चीज़ें ख़राब भी कर देते हैं। आप ऐसा कुछ करती हैं कि बजट सेट हो गया कि चलो भाई इतने करोड़ की फिल्म बननी है, कहीं गलती से ज़्यादा ना चला जाए, उसको और कम कैसे किया जा सकता है? हाँ, मतलब मैं तो करती हूँ, और करना भी चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि जब हम लोग एक बार कम कर लेते हैं, उसके बाद भी हम ओवर स्पेंड करते हैं। जो मैंने रेड लाइन पे मार्क किया होता है, मैं अपनी टीम को रेड लाइन देती हूँ कि इससे 1 रुपया ऊपर नहीं खर्च होना चाहिए। और हमेशा जो क्रिएटिव चीज़ें होती हैं उसमें हमेशा रेड लाइन के ऊपर ही होता है। तो क्या होता है कि जहाँ बाकी जगह काटा होता है ना, वहाँ थोड़ा बैलेंस हो जाता है। हाँ। क्योंकि क्या, जब आप शॉट पे खड़े होते हैं ना और आपको कोई कहता है कि नहीं अब तो ये चाहिए, तो आपको लगता है फिल्म को चाहिए, अब जहाँ पे इतने लोग पैसे खर्च रही हूँ, अब ये बचा के क्या कर लूँगी, अब तो फिल्म की रिक्वायरमेंट है ना, तो वो लग जाते हैं। और इस फिल्म में तो स्पेसिफिकली बिकॉज ये VFX वाली फिल्म थी, जितना हमने VFX सोचा था आई थिंक उससे बिल्कुल डबल ही हुआ है। नंबर ऑफ शॉट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए, क्योंकि पहले हर सीन में या दीवारों से एंट्री करना, ऊपर से एंट्री करना, उड़ के आना, उड़ के जाना, ये सब चीज़ों में बहुत VFX लगता है। सो आई फील कि VFX वाइज हमारा यहाँ पर बहुत हैवी हिट है फिल्म का। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि जब आप दिल्ली से मुंबई गई, सीरियल्स में काम किया, फिर आप कॉमेडी सर्कस में भी जी कर रही थी, तो बॉलीवुड में एक्सेस थोड़ा कम था, कुछ और समस्याएं थी, मैंने इसलिए कभी आपने ट्राई पंजाब नहीं में किया। रुख कर लिया? मैंने कभी ट्राई नहीं किया, मुझे बॉलीवुड हमेशा बहुत दूर लगता था। क्यों, ऐसे क्यों? बहुत दूर था, मतलब अब थोड़ा एक्सेसिबल लगता होगा लोगों को, क्योंकि अब तो लोगों को पता है कास्टिंग कहाँ होती है, ये सब कहाँ होता है। उस वक्त पे तो इतनी लंबी लाइनों में लग के तो हमने सीरियल अपने लिए हैं। अब उसके बाद बॉलीवुड तो ऐसा लगता था कि ये तो बहुत, मतलब बहुत बड़ा पर्दा है, ये यहाँ तक नहीं पहुँचते लोग, यहाँ पर तो कोई तब ऐसे ही लगता था कि कोई आके एक दिन कहेगा
तो मैं सुपरस्टार बनाऊंगा कि कोई ऐसे ही आके कहेगा तो कहेगा, वरना कैसे बॉलीवुड फिल्म मिल जाएगी। कोई ऐसे ऑडिशन भी नहीं होते थे, ना पता होता था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कितने इतने पोर्टफोलियो फोटोएं खिंचाते थे, कहाँ लेकर जाते। तो मुझे लगता था ये बहुत दूर की चीज़ है, ये मेरे लिए नहीं होगा। ये जो कास्टिंग वाले लोग आए हैं, जैसे बड़े बड़े कुछ नाम है, मुकेश छाबड़ा वगैरह, हर फिल्मों में ही रहते हैं कास्टिंग वगैरह, लेकिन उस दौरान जो कास्टिंग का सिस्टम था वो कैसे प्रोसेस कर रहा था? मतलब वहाँ पे हमें 10-12 स्पॉट पता थे मुंबई में जहाँ पर ऑडिशन होते थे, तो रोज़ सुबह तैयार होकर हम लोग वहाँ पर निकल जाते थे कि अभी देखेंगे कि यहाँ पर हमारी रिक्वायरमेंट है कि नहीं है। तो वो एज, हाइट, ये सब उनका बाहर लिखा हुआ होता था, तो आप पढ़ लो और अगर आप मैच करते हो तो आप ऑडिशन दे दो, तो अंदर सारे लाइक खड़े हैं, वरना लाइन में वेट कर लो। या फिर क्योंकि मेरा तो पहला शो यहाँ पे हो चुका था दिल्ली में, तो मुझे डायरेक्ट कॉल्स भी आ जाते थे कि जैसे किसी प्रोडक्शन हाउस से जब मुझे देखा हो या ना देखा हो वैसे। तो वहाँ पर ऐसे फिल्मों के ऑडिशन नहीं पता चलते थे, वहाँ ज़्यादातर एड्स के और टेलीविज़न के ये सब ऑडिशन ही पता चलते थे। अच्छा, एक सीरियस सवाल रहेगा, आप ही से पूछता हूँ, फिर जवाब आप भी दे सकती हैं। कास्टिंग काउच के शिकार आप लोग कभी होते हैं? नहीं, एक्चुअली क्या है हमारे तो ये जो कास्टिंग, और ये होता क्या है? ये तो मुझे भी नहीं पता प्रॉपर होता क्या है, मैं जनरली बताऊं, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में ना ये चीज़ें बहुत मतलब अभी तो सुनने में है नहीं, हो सकता है आगे हो जाए। क्योंकि रीज़न क्या है कि अभी ना पंजाबी में जो फिल्में बनती हैं 3-4 ही प्रोडक्शन हाउस हैं मेजर जो बनाते हैं, और हमारी फिल्में कैसे बनने लगी कि मान लो 2-4 फिल्में बनी तो हमें लगा कि यार, इवन पहली फिल्म 2012 में जो मेरी कैरी ऑन जट्टा थी, तो एट दैट टाइम 2-4 प्रोड्यूसर नहीं थे लेफ़्ट राइट। मैंने कई लोगों को, मैंने कहानी सुनी, मुझे लगा कि यार इसको प्रोड्यूसर को सुनाई, वो कहता है ये कैसी कहानी है, कैरी ये नहीं चलेगी फिल्म। मैंने एक और सुनाई, वो कहता है ये भी नहीं चलेगी, मतलब जो उस टाइम के प्रोड्यूसर थे जिनके साथ हम फिल्म। तो मुझे लगा कि यार फिल्म बहुत अच्छी है कि इसको खुद ही बनाते हैं। मैं खुद ही प्रोड्यूसर बन गया, जितने के पैसे बनाए थे उतने पैसे लगा दिए, फिल्म चल गई, मैं प्रोड्यूसर भी सेट हो गया, फिल्म भी हिट हो गई, सब कुछ हो गया। तो अब एवरी ईयर मैं 1-1, 2-2 करके फिल्में बनाने लग गया। तो अब जब हमने फिल्म बनानी थी तो ये जो कास्टिंग काउच वाला फॉर्मेट है ये वहाँ पे फिट ही नहीं बैठता था, क्योंकि हम ऑलरेडी वो जो लड़की लेके आते थे, जहाँ जो भी बंदे कास्टिंग करते थे, हमें तो लोग मिलते ही बड़ी मुश्किल से थे। लड़कियाँ नहीं थी इंडस्ट्री में, कोई कैरेक्टर आर्टिस्ट नहीं थे इंडस्ट्री में, इसको लो उसको लो। ये अभी भी मतलब अगर हीरो हीरोइंस के आप नाम गिनो तो वो 4 ऊपर वाले हैं, उसके बिना तो कोई है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो अभी भी हम कहीं से लेके आते हैं कि यार ये लड़की का नाम अच्छा है, इसको पंजाबी भी आती है, इसके साथ कर लो। जहाँ लड़के का नाम अच्छा है, वी कन्विंस देम। अभी मैंने इनके साथ एक फ़िल्म करी है, कैरी ऑन जट्टिए। हम पहले कैरी ऑन जट्टा करते थे, इस बार जट्टिए, अभी जट्टिए की है। तो उसमें हमने कास्टिंग जब कर रहे थे तो लड़के का रोल था, तो हमने उसमें सुनील ग्रोवर को लिया है। तो बहुत कन्विंस किया उनको, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आदमी सोचता है कि यार ये फिल्म का टाइटल तो जट्टिए है, ये तो सरगुन की फ़िल्म है। तो बट उनको बताया कि आप रोल सुनिए क्या है, रोल बहुत अच्छा था, बट लड़के हैं नहीं इंडस्ट्री में, लड़कियां हैं नहीं। तो जब बहुत सारा लोग आ जाते हैं, ऑडिशंस देने शुरू हो जाते हैं, तब ये चीज़ें शुरू होती हैं। तो अभी हमारे ऑडिशन वाला फॉर्मेट भी नहीं है जी। आप क्या कहेंगे इस पर? कास्टिंग काउच होता है तो हम सबको पता है कि होता है। हाँ, कि लोगों को लगता है दैट फॉर, आई नो कि आप जवाब बहुत कड़क देती हैं इन सब मामलों पे। तो मतलब उनको कड़क चाहिए और कड़क जवाब दीजिए। मेरा मतलब ये है कि मेरे साथ इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैं कभी भी टेबल पे वल्नरेबली नहीं बैठती। मुझे हमेशा से पता था कि ऐसी कोई दुनिया की मौत नहीं है जिसके लिए मैं कोई काम करूंगी। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है बीच में, सॉरी जी भाई। आपने पूछा कि आपके साथ, मैं ये पूछ रहा हूँ लड़कों के साथ भी होता है ये? हाँ जी। अच्छा ठीक है, कैरी ऑन। हाँ, ये सबके नहीं साथ। मैंने नहीं पता, मतलब मुझे समझ नहीं है कि यार ऐसे भी कौन है। नहीं, लड़कों के साथ भी होता है। अच्छा जी। और मैं कुछ जानती भी हूँ जिनके साथ हुआ है, वाह। तो 100% होता है। और मैं ये भी नहीं कह रही कि वो लोग वल्नरेबली टेबल पे बैठे होंगे, बट मुझे हमेशा ये लगता है कि आपकी वाइब से एक बात समझ में आ जाती है। तो अगर आप नहीं चाहते कि आपके साथ ऐसा कुछ हो तो यू सिट हार्शली ऑन द टेबल, सेइंग कि या तो काम है तो है, नहीं है तो आई एम ऑफ द टेबल। सो द अदर पर्सन नोज कि भाई इसको और कोई तरीका नहीं है मनाने का, ये सिर्फ काम के लिए ही ऑन टेबल बैठे हैं। या सो अब होता है, ऑफ कोर्स होता है, अब इसमें देयर इज नो टू वेज अबाउट इट। पैट्रियार्कल सोसाइटी है ये, अभी बदली नहीं है। आप वहाँ देख लीजिए बॉलीवुड वाला सिस्टम या कहीं का भी,
कैसा अनुभव होता है जब आप एक पुरुषवादी समाज में काम कर रहे हैं और आपको कई बार किन्हीं वजहों से जज किया जाता है, कर लेगी कि नहीं कर लेगी? अनुभव बताइएगा, और अगर अनुभव ना शेयर करना चाहते हो तो ओपिनियन दीजिएगा। कमाल की बात यह है कि मैंने कल भी गिप्पी जी को ही बोला, मैंने कहा सब मुझसे ये सवाल ज़रूर पूछते हैं जैसे मैं कोई मोर्चा लेकर निकली हूँ। बहुत कम लोग हैं शर्गुन जो इस तरह की चीज़ों पे बातचीत करते हैं, बाकी सब ऊपर ऊपर से निकल जाते हैं। आपने किसी का नाम नहीं लेना है, लेकिन हाँ, आप लोग जब कुछ कहते हैं ना तो उनमें से जो बिल्कुल लोग सुनता है उसे आपसे बहुत कनेक्टिविटी महसूस होती है, जुड़ा महसूस होता है। कमाल की बात यह है कि मुझे ना, मैंने कभी इसको मेल डोमिनेटेड सोसाइटी माना ही नहीं। अभी बहुत अजीब बात होगी कि सब लोगों को लगता होगा कि मैं शायद ये बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, होता है, होता होगा, मैंने माना ही नहीं। तो मुझे कभी वो अड़चने नहीं आई ही नहीं। मुझे सबसे पहले वो अड़चन आई थी, और इसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है केवल अरोड़ा को, किरोड़ीमल कॉलेज के जो थिएटर टीचर हैं और यहाँ पे भी थिएटर सर्किट में बहुत जाने माने नाम है, वो हमारे मेंटोर रहे हैं। तो पहले साल में हमारे, हर साल आपको पता ही होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी में हर कॉलेज में एक स्टेज प्ले, एक स्ट्रीट प्ले, स्टेज में एक हिंदी और एक इंग्लिश बनता है और एक स्ट्रीट प्ले बनता है। तो पहले साल में मैं स्ट्रीट प्ले कर रही थी, आरक्षण। स्टेज प्ले हुए तो मैंने ऑडिशन दिया, तो उन्होंने कहा कि एक ही लड़की का रोल है, और एक ही लड़की का रोल था दोनों प्लेस में। तो मैंने कहा फिर हम लड़कियां सारी स्ट्रीट प्ले करेंगी, स्टेज प्ले कैसे करेंगी? तो अच्छा नहीं हुआ। तो वो साल कॉम्पिटिशन्स में गए, सब कुछ हुआ। अगले साल फिर से प्ले सिलेक्ट हुए, और प्ले सिलेक्ट करने में हमें 2 महीने लगते थे। सब बैठते थे, सब बात करते थे, फिर सिलेक्ट हुए। इस बार फिर स्टेज प्ले में सिर्फ एक ही लड़की थी। होली नाम का हमारा एक प्ले था, उसमें टीचर का रोल था जो लिटरली एक सीन के लिए आती है, वो मैं कर रही थी। इंग्लिश में भी एक था। तो मैंने फिर जाके केवल सर को बोला, मैंने कहा इस साल तो मैं फिर स्ट्रीट प्ले कर रही हूँ सर, ऐसे तो जब तक 3 साल खत्म होगा मैं सिर्फ यही करती रहूँगी। तो कहते फिर ले आओ स्टेज प्ले लड़कियों का। तो मैंने कहा, कहते कंप्लेंट करके क्या होगा ना, ले आओ। उस साल पहली बार मेरे मम्मी पापा मुझे बाहर छुट्टियों के लिए लेकर गए यूएस। हम वहाँ गए और मैंने वो पूरी छुट्टियाँ हर जगह लाइब्रेरी में से इंग्लिश प्लेज निकाले। मैं वापस आई आधा सूटकेस इंग्लिश प्लेज के भर के, ओनली फॉर विमेन। वो आज तक मेरे पास है, हार्ड कॉपी बाइंड बुक्स में हर जगह से ढूंढ के आई। मैंने वापस आके वो सारे प्लेज पढ़े। मैंने उनमें से एक प्ले निकाला जिसमें सिर्फ 9 लड़कियाँ थी। मैं वापस आई, मैंने केवल को कहा ये प्ले करेंगे हम। इसे ठीक है अब डायरेक्ट भी करो क्योंकि अब तो ख़त्म हो गया है। क्या बात आज मैंने वो प्ले किया, मैंने वो प्ले डायरेक्ट किया। वो प्ले नेवर सॉ द लाइट ऑफ द डे। हम कोई कंपटीशन नहीं लेके गए वो प्ले, क्योंकि उसके 60 वर्जन बनाए मैंने, 60 के 60 रिजेक्ट हुए। वो साल के एंड में एक बार कॉलेज में परफॉर्म किया गया जो हमारा एनुअल वो था। फिर अगले साल फिर भी, अब केवल ने कहा अब नया कर, यू हैव लर्नड। फिर मैंने नया प्ले करा इथिका, वो भी 9 लड़कियों का। फिर नहीं, वो इथिका था। फिर मैंने किया 9 पार्ट्स ऑफ डिज़ायर। फिर मैंने वहाँ किया। उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि शायद वो मुझे नहीं रोक रहे थे, कोई कदम उठा नहीं रहा था। ऐसा नहीं है कि मुझे वो लड़के कह रहे थे कि नहीं हम तो लड़कियों वाला प्ले नहीं करेंगे। वो अपनी पसंदीदा का प्ले ढूंढेंगे ना। वो लड़के हैं, उन्होंने प्ले पढ़ा, उनको अपना कैरेक्टर जमा, उन्होंने कहा भाई ये कैरेक्टर प्ले करूंगा, ये डायरेक्ट करूंगा। उन्होंने अपने हिसाब से करा, तो मुझे अपने हिसाब से करना पड़ेगा। तो उसके बाद से जब से मैंने इस इंडस्ट्री में कदम रखा है, मुझे ऐसा नहीं लगा कि मुझे गिप्पी जी रोक रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तो कभी रोका ही नहीं। उनके पास कहाँ वक्त है मुझे रोकने का। ही इज़ नॉट गोइंग टू डू इट। बस कोई और आके जगह नहीं बना रहा था। जिस दिन मैंने पहला कदम रखा और मैंने कहा कि मुझे प्रोड्यूस करना है, उन्होंने कहा करो। जब मैंने एम्मी को फ़ोन करा कि मैं फ़िल्म प्रोड्यूस करना चाहती हूँ, कहना हाँ जी ठीक है। उसने मुझे कभी दूसरा सवाल नहीं पूछा। जब मैंने गिप्पी जी को भी फ़ोन करा, उन्होंने मुझसे डाउट से नहीं पूछा। सो मुझे ऐसा लगा कि शायद मैंने अज्यूम ही नहीं करा था कि आगे वाला मुझे करेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी लोग ये कह रहे हैं कि हमें कोई मौका नहीं दे रहा है ना, पहले हमें मौके खुद बनाने पड़ेंगे। अड़चने तो देखो हर जगह आती हैं, ऐसा नहीं है कि मुझे आ रही हैं तो इनको नहीं आएंगे। करने को तो आप भी आज सुबह प्रोडक्शन करने चले जाइए, आप पे भी 200 बंदा हंसेगा। और मैं मानती हूँ ये बात कि शायद आई हैव बीन वेरी लकी कि हम सोच रहे हैं इस पे तो हंसेगा ही हंसेगा। नहीं, मुझे टीवी जोन में भी पूछते हैं जब हम टीवी प्रोड्यूस करते हैं, तो मैं कहती हूँ कि वहाँ पर तो आई हैव बीन वेरी लकी कि एकता कपूर ने सबके लिए वो रास्ता क्लियर ही कर दिया। जब आप किसी टेलीविजन स्टूडियो में बैठते हो तो वो आपसे कभी ये सवाल नहीं पूछ सकते, बिकॉज एकता कपूर हैज प्रूव्ड दैट यू डोंट नीड टू बी अ मैन टू मेक अ गुड शो। और हमारी इंडस्ट्री में भी नीरू मैम हैज़ डन सो वेल। तो मुझे लगता है कि जो हमसे पहले वाली जनरेशन ने काम किया, उन्होंने बहुत प्रॉब्लम देखी होगी। मेरे बाद वाली मुझसे भी कम देखेगी, क्योंकि अब उनके पास एक वो होगा कि सरगुन ने भी तो किया था।
जैसे मैं कहती हूँ नीरू जी ने भी तो किया था, एकता मैम ने भी तो किया था। सो आई फील कि जैसे जैसे हम लोग, तो हम में से जिन जिन में हिम्मत है वो ज़रा पाथ क्लियर करते रहें, बाकियों के लिए ईजी होता रहेगा। अच्छा, मैंने सुना सेट पे आप लोग सच में कोई चुड़ैल उड़ैल लाई थी, ऐसा कोई घटना हुआ था? ये किसने फैलाया ये अफवाह? ये मैंने झूठ क्या है इसमें? झूठ ही है। सच में आई थी? अच्छा, अगर इनको पूछो कि झूठ है तो ये एक कमरे में 6-6 लड़कियां क्यों इकट्ठी सोती थी? हम डर गए थे, वो अलग बात है। वॉशरूम किसी ने जाना होता था, वो 4 बाहर खड़ी होती थी, ठीक है तू अंदर, ऐसे था। शूट कहाँ हो रहा था? शूट पंजाब में हो रहा था, अबोर। अब और जगह है। हाँ जी। तो वहाँ पे शूट हो रहा था। वहाँ पे एक, क्योंकि वहाँ पे होटल कोई इतने अच्छे थे नहीं, तो एक बड़ा सा मैरिज पैलेस था, नीचे मैरिज पैलेस था, ऊपर उसके रूम्स थे। तो उसका एक कॉर्नर वाला रूम था जो बंद ही पड़ा था, मतलब उसको खोलते थे, मैंने तो देखा नहीं, वो कहते उसको खोलते थे, उसमें स्मेल वेल भी थी, मतलब थोड़ा अजीब सा स्मेल है। काई बात की स्मेल? पता नहीं, मतलब कुछ ना कुछ था, मतलब उसमें, मतलब देयर इज सो मेनी थिंग्स इन दैट, उस रूम में। तो एक मेरा दोस्त मेरे को मिलने आया, वो राइटर था, तो कुछ लिख रहे थे, तो मुझे को राइटर चाहिए था, तो मैं कुछ लिख रहा था, तो मैंने उसको बुलाया, मैं कहा यार तू ऐसे ऐसे ये आइडिया है, इसको क्रैक करना है हमने, तो मैंने ये मोटा मोटा किया है, तो इसमें एडिशंस देख क्या हो सकते हैं। ई सेड ओके। तो हम शूट, रात का हमारा शूट था, तो मैंने उसको बोला कि तूने चलना है? ई सेड कि नहीं मैं बैठता हूँ, मैं लिखता हूँ। तो मैं कह सुबह कल बैठेंगे। कहता ठीक है। तो हम उसको छोड़ के चले गए 7-8 बजे कुछ शाम को। तो उसके बाद उसका रात को हमें 1:30-2 बजे फ़ोन आया शूटिंग पे, तो मेरे मैनेजर को कि भाजी आप कहाँ पे हो? मैंने, मतलब मैं यहाँ पे नहीं रह सकता, मतलब मैं आपकी शूटिंग पे आ रहा हूँ, ये वो। हमने उसको बोला कि रुक भाई, हम ही आ रहे हैं, मतलब शूटिंग ख़त्म होगी, क्या हुआ? कहता यहाँ पे तो मेरे रूम में कुछ है। तो वो उस बंदे को कुछ है 3 टाइम उसी दिन, पहले 10-11 बजे रात को, तो वो रूम में बैठा था, उसको लगा कि उसके आके ऊपर कोई बैठ गया, ऐसे वो मंजे पे लेटा, बेड पे लेटा हुआ था, उस यहाँ बैठ गया कोई। तो उसने उसको इधर उधर किया एंड भागा, बाहर निकल आया। थोड़ी देर बाद सबने उसको बोल दिया, उसको लगा कि शायद ना, वो बोलते हैं कि पंजाबी पार पै जाता है, कि मतलब कोई अपनी सीने पे कोई बैठ गया, मतलब ऐसे ही लगता है समटाइम, यू वेट फील करते हो आप कि था कुछ नहीं। तो वापस अंदर चला गया, तो वो जाके लेटा, तो उसको किसी ने पाँव से पकड़ा, खींच लिया नीचे बेड के, तो खींचा, उसको धक्के वक्के मारे एंड वो फिर बाहर निकलाया। तो अब वो फ़ोन करने से डर रहा था बंदा, क्योंकि वो देखने में बंदा बहुत सॉलिड है, और उसको ये लगे कि मैं किसी को बोलूँगा कि मुझे चुड़ैल मिली है, भूत मिली है, तो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। तो उसने किसी को फ़ोन ही नहीं किया, 2-3 घंटे बाहर ही बैठा रहा। रात को 1:30-2 बजे फिर वापस अंदर चला गया। तो जब वो तीसरी बार गया ना, तो वो बैठा रहा, पहले उसने पाठ लगा लिया, वो कहता चलता चलता पूरा पाठ फिनिश हो गया, मैं बैठा रहा, 1-1.5 घंटा हो गया। कहता मुझे लगा कि मुझे वहम ही था, कुछ नहीं है। तो कहता मैं ऐसे करके लिखना शुरू किया, तो कहता उसने मुझे पकड़ा, थप्पड़ वप्पड़ मारे, वो कुछ दिख नहीं रहा था, कहता ट्रांसपेरेंट सा कुछ था, एंड कहता उसने उंगली की गेट की तरफ और मुझे बोला कि हाँ। तो ये उसने बोला, ये मैंने, मेरा नहीं है इसमें, इसका मेरा कोई वर्जन नहीं है। तो ये बात इन तक भी पहुंच गई, सब तक पहुंच गई ये बात। तो उसके बाद जो आगे हुआ वो, पर उसके बाद हम इतने कमीने हैं, हमने अगले दिन सुबह अपने एडिटर को बताए बिना उसको उस रूम में बिठा दिया, क्योंकि मुझे था इन पे शक। मैंने कहा ये लोग कर रहे हैं हमसे झूठ, ये लोग हमें डराना चाहते हैं, और हम तो कमरे में वैसे भी डर के साथ को मैंने बिठाया, ये झूठ बोल रही है। क्योंकि मुझे क्या लगा, मुझे लगा कि वो बंदा शायद थका हुआ है बहुत, या कुछ टायर्ड है। मुझे लगा कि यार मुझे यकीन नहीं था, बट इनको तो इतना यकीन था कि जितनी लड़कियां थी वहां पे, सब ने कमरे चेकआउट किए। एक बड़ा रूम था सरगुन वाला, सब की सब उसमें आ गई, एक ही बेड पे, नीचे ऊपर इधर उधर सब लड़कियां सो रही हैं। मतलब किसी का, वो कहती थी दीदी मैं तो अपना वो लोअर बूल आई ऊपर, आप चलोगे? कोई नहीं जाता था। तो 8 इकट्ठी पौड़ियां चढ़ रही हैं, ऊपर जा रही हैं, पजामा उठा के लेके आ रही हैं, ऐसे था इनका हाल। तो मैंने उस दिन नेक्स्ट डे उसको वहां पे सुला दिया एडिटर को। मैंने कहा कि बताया नहीं, हाँ, बताया नहीं। मैं क्या अगर भूत होगा तो इसको भी मिलेगा ही, बट मैंने इनको बता दिया, मैं क्या इसको नहीं मिलने वाला। कहते क्यों? मैं क्या यार सारा दिन इसकी वो कैरी ऑन जट्टा की एडिट चल रहा था तब, मैं क्या सुबह से लेकर रात तक मैं इसका खून पीता हूँ, ये इतना थक जाता है बेचारा, ये जाएगा, अगर भूत आएगा भी तो ये साथ में सो जाएगा, इसको कोई पता नहीं चलेगा। और वो सेम ऐसे ही हुआ, वो सुबह मजे से उठ गया। अरे कैसी बात करो, उसने अगले दिन नीचे जाके रिसेप्शन पे श्रमन को बोला
कहता सिर्फ पता नहीं कौन मेरे बाथरूम में कि कोई कमरे में अंदर आया, बाथरूम में गया और वापस चला गया। इन्हें बोलो कि दोबारा कभी मेरे कमरे में ऐसे बिना पूछे ना आए जब मैं सो रहा हूँ। तो ये बोला, ये तो हमने कहा भाई रात को तेरे कमरे में कोई कैसे एंटर करेगा, इसकी तो एक ही चाबी, और वो चाबी वाला है, पुराना है वो। हमने कहा कोई नहीं, अब हम उसको बता भी ना पाए कि हमने तो तेरे को टेस्टिंग के लिए रखा था अंदर। बाद में भेद तो खुल ही गया होगा। नहीं था, कुछ नहीं, पता नहीं था, पता नहीं था। हम तो डर के एक ही कमरे में सोए पूरी शूट। फिल्म आप लोग भूत वाला बना रहे थे और लाइव भूत चल रहा था। हाँ। बढ़िया। पंजाबी कल्चर और गाने, और उसमें थोड़े से आप पे आरोप लगते रहते हैं जी कि आप नशे, गन कल्चर को कुछ ज़्यादा ही प्रमोट करते हैं। जी। क्यों करते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हम नहीं करते हैं। मतलब हमने जो गाने सुने हैं, जो गाने सुन के हम बड़े हुए हैं, जैसे गाने हमने सुने हम वैसे ही गाने गा रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि क्योंकि हम कोई जो शराब वराब के गाने हैं, ये हमारे कल्चर के साथ ही जुड़ा हुआ है। वो छोटे छोटे थे, है ना, तो तब से गाने यही चलते आए हैं। कुलदीप मानक साहब, जितने हमारे लेजेंडरी आर्टिस्ट हैं, सब ने ये गाने गाए हैं, नच्चन टप्पन वाले और गर्म जोश वाले गाने हम सुन के हमें अच्छा लगता है। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मरने मराने वाले गाने हैं। मतलब वो जो नॉर्मल जोश वाले गाने हैं वो हमारे होते थे, वो गाए हैं। बट मेरे पे ऐसे आरोप कम है जो आप बोल रहे हो, है सबसे लेकिन कम वाले हैं 2019 में पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ कोर्ट ने, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा था कि आप नशे और गन कल्चर को एकदम से ख़त्म करवाएं जी, इसे ना रखा जाए। बावजूद कई सारे गाने आए जी, अलग अलग लोगों के भी आए, उसमें आप भी शामिल थे जी। कोई व्यक्ति था जो चाहता था आपसे माफ़ी कि आप जाके माफ़ी लिख के दिए था आपने माफ़ी? नहीं, किसी एक व्यक्ति के चाहने पे तो मेरा बनता नहीं है माफ़ी मांगना। क्योंकि रीज़न क्या है, आई टेल यू। अगर कोई गाना आता है, जिस गाने को सेंसर ने पास किया है, सेंसर ने हमें सेंसर दिया है कि ये गाना आप चला सकते हैं, उसके बाद वो गाना पंजाबी कम्युनिटी में, पंजाबी कल्चर में सुपर डुपर हिट है, सब लोग उस पर नाच रहे हैं, सब लोग उस पर एंजॉय कर रहे हैं, तो फिर तो उसका कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। और दूसरा, जब गाना बनता है तो गाना इज़ फुल ऑफ एंटरटेनमेंट। ऐसा नहीं है, मैंने रिलीजियस एल्बम भी बहुत सी की हैं, मेरे धार्मिक गाने भी आए हैं। अब फिल्मों की बात ले लो, अब फिर मैंने एक फ़िल्म बनाई है वार्निंग, उसमें बहुत सी गन वाली चीज़ें हैं क्योंकि वो फिल्म वायलेंस पे है, ठीक है। बट ऐसे नहीं है, उसका भी अगर पूरी आप फिल्म देखो तो लोगों ने बहुत, पंजाबी कम्युनिटी ने उसको अप्रिशिएट किया है। वो दिखाया है उसमें कि कैसे लोग गलत रास्ते पे चले जाते हैं, क्या क्या उनके साथ होता है। अब मैंने अरदास भी बनाई है जो एक सोशल फिल्म है, बिल्कुल ही उसमें हर चीज़ पंजाब की टच की है, किसानी का मुद्दा टच किया है, बच्चियों को मार देते हैं वो टच किया है, मतलब देयर आर सो मेनी थिंग्स, है ना, जो मैंने सब इश्यूज़ वो किए हैं। तो हमें जो लगता है, जो हम देखते हैं, हम उसी में से चीज़ें करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम वो चीज़ें बना लेते हैं जो मतलब किसी एक बंदे को तो आपत्ति हो सकती है, मतलब किसी को पर्सनल लगा तो उसके लिए तो मुझे पता नहीं है, मैं क्योंकि मेरा मन नहीं है कि मैं किसी को ठेस पहुंचाऊं। वह टोटल एंटरटेनमेंट का फन वो है। अरदास फिल्म से आपने जो जो इश्यूज़ कवर किए हैं उसमें एक सवाल मेरे जहन में है, उसके पहले एक और सवाल आप दोनों से। आप तो ज़्यादातर कनाडा ही रह रहे हैं आजकल? जी। पंजाब में रह नहीं रहे हैं? नहीं, मैं पंजाब में रहता हूँ। स्थिति से तो वाकिफ़ होंगे। जी जी। यहाँ पे जो ड्रग एडिक्ट पंजाब हो चला है जी, और जैसा कि न्यूज़ मीडिया और तमाम जगहों पे बताया जाता है, मैंने कुछ ग्राउंड रिपोर्ट किए हैं अपने इलेक्शंस कैंपेन चुनाव के दौरान, तो गुरदासपुर, अमृतसर, पठानकोट, इन सब इलाकों में मैं गया हूँ। स्थिति सही में ख़राब है जी। आप ऐसे लोगों के प्रति क्या कहना चाहते हैं? कैसे इसको बेहतर किया जा सकता है? सरकारों को, आपके नज़रिए से सरकारों को क्या करना चाहिए जो वो लैक कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे? देखिए, सरकार, ऐसा नहीं है कि सरकार करना नहीं चाहती है, सभी सरकारें करना चाहती हैं। दे आर ट्राइंग टू डू दैट, जितनी चीज़ें हो सकती हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, क्योंकि इश्यूज़ बहुत हैं। क्योंकि जब से ये इंटरनेट आया है, अब चीज़ों का जो मतलब जो चीज़ें नहीं पहुंचनी चाहिए थी वहाँ तक, वो भी पहुंच गई हैं। सो मतलब ऐसे ऐसे नशे पहुंच गए हैं जो हमने कभी सुने भी नहीं थे, है ना, कि यार ऐसे भी होते हैं।
इंटरनेट ने चीज़ें ऐसे कर दी कि यार वहाँ पे ये चल रहा है, वहाँ पे ये चल रहा है, कई लोग बैठे ही इस ताड़ में है कि यार अच्छा ये कौन सा नशा आ गया है। जैसे मैं एक बार दत्त साहब के पास बैठा था, संजू भाई के पास, तो ही सेड दैट टू मी कि मुझे कोई बोलता था ना कि ये नशा है, तो कहता मुझे इस चीज़ का भी नशा हो जाता था कि ये मैं कब करूँगा, कि यार जल्दी लेके आओ मेरे पास, है ना, कि मतलब मैं फटाक से लगा ही लेता था, है ना, कोई टीका है वीका है कोई चीज़ होती थी, है ना। तो कहता मेरा दिमाग इतना चलता ही नहीं था कि ये मेरे लिए ठीक है या गलत है, मुझे बस ये होता था कि मुझे करना है। सो वो चीज़ें जो हो रही हैं, बट ऐसा नहीं है कि मैं जैसे अभी मिलता हूँ किसी ना किसी को, इवन सीएम साहब इज़ डूइंग ही सेड दैट के हम बुरी तरह से इस चीज़ पे लगे हुए हैं कि जल्दी से जल्द इन चीज़ों को बाइंड अप किया जाए। बट कई बार क्या है कि चीज़ ज़्यादा तादार में हो जाती है, उसको बाइंड अप करने में उसको चीज़ों को वक्त लगता है। सो अब हम भी देख ही रहे हैं, मतलब जैसे बाकी दुनिया देख रही है कि कब चीज़ें सॉर्टेड होंगी। सो दे आर ट्राइंग टू डू दैट आई थिंक। सरगुन सिर्फ वहाँ, और मतलब मैं तो बॉम्बे में इतने सालों से रह रही हूँ, बॉम्बे में भी बहुत चल रहा है, दिल्ली में भी बहुत चल रहा है। आप तो यहाँ दिल्ली के सर्कल में रोज़ घूमते होंगे, आपको पता होगा। और ऐसा नहीं है कि पंजाब के छोटे पिंडों में चल रहा है, दिल्ली के तो अच्छे खासे महलों में, घरों में क्या कुछ नहीं चल रहा है। और जैसे जैसे बॉम्बे में चल रहा है वैसे पंजाब में नहीं चल रहा। हाँ, वैसे नहीं चल रहा जैसे दिल्ली में भी चल रहा है गिप्पी जी। मैं कोई नशा नहीं करता। मतलब मैं जो बिल्कुल जिनको कई लोग नशा ही नहीं गिनते, वाइन बियर, मैंने आज तक कभी टेस्ट नहीं किया उस चीज़ का। ये तो खाना भी इतनी छोटी मात्रा में खाते हैं, ये तो बिल्कुल ही मैंने नशा नहीं किया। मैं बॉम्बे में जब शुरू जाने लगा तो बिलीव करना, मेरे एक दोस्त थे तो उन्होंने मुझे अपने घर पे बुलाया कि आज वो पार्टी है, तो मुझे लगा कि पंजाब की तरह ऐसी कोई, क्योंकि हमारे जैसे तो घर भी नहीं है वहाँ पे, अपार्टमेंट्स टाइप है ना, तो मैं उसमें चला गया। तो मैं जब गया तो बिलीव करना कि मैं 25-30 मिनट खड़ा वहाँ पे, तो 30 मिनट के बाद मुझे ऐसे लगने लग गया कि मैं पूरा टल्ली हूँ। यार इतना धुआं था उस अपार्टमेंट में, इतना धुआं था, हुक्के वुक्के पता नहीं क्या क्या। तो मैं ये शौक था कि यहाँ रेड वेड नहीं पड़ेगी, मतलब आएंगी जैसे देखते हैं कि फिल्मों में पुलिस आगे पकड़ के लेगी, ये ओपनली इतना कुछ चल रहा है, ये कौन लोग हैं, कैसे है। बट उन्होंने मुझे बताया कि ये यहाँ की रूटीन है, बहुत से लोगों के आम ही ऐसा चलता है, मतलब जो खास करके, क्योंकि बहुत सी आप वीडियो क्लिप्स देखो बॉम्बे की, कई सेलिब्रिटीज़ की, कई पार्टियों की आपके पास वीडियोस वायरल आती हैं, तो मतलब ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं लगता आपको कि जैसे स्टीरियोटाइप पहले एक टाइम पे पंजाब एक तरीके से कि मतलब कॉमेडी कैरेक्टर्स 12 बजेंगे, ऐसे एक स्टीरियोटाइप हो गया था। मुझे लगता है बोलने के लिए आसान हो गया है कि पंजाब में चिट्टा बहुत चलता है, पंजाब में ड्रग बहुत है। और मैं जब यहाँ पर लोगों के आसपास जाती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ बहुत है और आप लोग अपने घरों में कर क्या रहे हैं। कि हमने एक तादाद में, आपने जहाँ पर गुरदासपुर या जहाँ पर भी आपने ये रिसर्च करी, अगर आप दिल्ली के क्लब में रिसर्च कर ले तो आप हैरान हो जाएंगे। आई जस्ट फील कि ये सब चीज़ें बहुत ऊपर से लेकर नीचे तक हर तादाद में, हर जगह में, हर शहर में फैली हुई है। और मेरा ये मतलब नहीं है कि पंजाब में नहीं रुकनी चाहिए, मेरा मतलब ये है कि अगर रुकनी चाहिए तो हर जगह रुकनी चाहिए। मैं तो एंटी स्मोकिंग में, मेरे साथ कोई 10 मिनट बैठ जाए मैं उसकी स्मोकिंग भी छुड़वा दूँ। और ओवरऑल क्या है सर, हाँ जी, पंजाबी लोग शुरू से ना हॉट है, कोई भी चीज़ होती है ना, आज हमारी फिल्म इंडस्ट्री भी है, छोटी सी है बट इसका चर्चा है, हमारे गाने हैं इसका चर्चा है, अगर कोई बुरी चीज़ है उसका भी चर्चा हमारा ज़्यादा ही हो गया। कमाल की बात है, हमारे यहाँ पे ड्रग्स और ये वाले गानों की हमें प्रॉब्लम होती है। हिंदी में आप चोली के पीछे क्या है चला सकते हैं, बिहारी में आप लगावे तू लिपस्टिक और लॉलीपॉप लागे तू चला सकते हैं, दैट इज समहाउ ओके। बट ये बोलना कि जे तेनू कोई चक्कूगा तो मैं तेनू चक लूंगा, ये आई एम जस्ट सेइंग कि वो हम लोग एक स्टीरियोटाइप कर देते हैं एक चीज़ को, कि हमने एक न्यूज़ में एक बड़ी चीज़ पढ़ ली कि उड़ता पंजाब, तो अब हमने मान ही लिया है कि पंजाब ही उड़ रहा है, बाकी तो दुनिया में कोई और कुछ नहीं कर रहा है, बाकी सब तो भजन गा रहे हैं। और वो जो गानों की आपने वो बोल भी रहे थे कि गाने आए हैं, जैसे कोर्ट ने भी बोला था बहुत से गाने यूट्यूब से हटवाए भी हैं, वो गाने आज के नहीं है। आप बोलो कि ये 6 महीने पहले का गाना है, वो पिछले 10 साल के जो हिट गाने थे, जिनमें चर्चा था, जिनमें कुछ मार दाड़ वाला गाना था, जहाँ कोई शराब वाला गाना था, वो ऐसे गाने उड़ा दिए, है ना, क्योंकि उन्होंने लिख के दिया गवर्नमेंट को, किसी ने
कितने लोगों से फाइल करा लिया, बट वो लोग नहीं है जो एंजॉय करते हैं गाने, वो लोग नहीं है कि जिनको जो पंजाबी के साथ जेन्युइनली जुड़े हुए हैं, वैसे लोग नहीं है। तो किसी ने वो चीज़ कर दी तो मुझे फिर भी हम गाना जो बनाते हैं हमारा कभी भी ऐसा नहीं होता कि किसी को ठेस पहुँचे, और ना हमने उसके बाद मुझे लगता है कि पंजाब में जैसे आपने बोला था जब कोर्ट के ऑर्डर हैं उसके बाद गाने ऐसे आए भी नहीं है। अगर कोई गाना आया होगा, हाँ कोई फिल्म का गाना हो सकता है, क्योंकि फिल्म में क्या है, अगर मैं रोल ही किसी बैड बंदे का, कुछ गुंडे का रोल प्ले कर रहा हूँ, या फिल्म कुछ उस जोन की है तो वो कैरेक्टर पे वैसा हो, तो जैसे हमारी फिल्म अब चुड़ैल के ऊपर है तो हम इसमें टाइटल है कि जट नूं चुड़ैल टक्करी, तो अब वैसा अगर कुछ वो होगा तो वो ऐसा है, बट नॉर्मली वैसे नहीं आ रहे हैं। नहीं, सही बात है। धर्मा प्रोडक्शन से कोई झगड़ा? नहीं, धर्मा से कोई झगड़ा नहीं था, धर्मा से कोई झगड़ा नहीं था। इवन झगड़ा मेरा किसी से, इतने झगड़े कैसे पता है, हमें तो कोई भी नहीं पता। धर्मा से कोई झगड़ा नहीं। क्या कहिएगा, रिसर्च करने वाले जो दे देते हैं ना उसको देखना भी पड़ता है। धर्मा से कोई झगड़ा नहीं था, वो कई बार लोग बोल देते हैं। और ये सवाल का एक कारण है, जैसे मैं अपने एक इंटरव्यू, मतलब किसी भी इंटरव्यू में बहुत स्पष्ट रहता हूँ, ज़्यादातर तो खैर पॉलिटिकल ही करता हूँ मैं, सेलिब्रिटी में चुनिंदा एकदम जिनसे मेरा मन लग सके या जिन्हें मैं पसंद करता हूँ, अन्यथा ना के बराबर ही था। तो ये सवाल इसलिए मैं पूछना पसंद करता हूँ किसी भी व्यक्ति से जो भी जिसके ऊपर ये आरोप और लांछन लग रहे हों, कि यहाँ पे आके वो क्लीन कर दे। हाँ नहीं, क्योंकि जब मैं हेडलाइन पढ़ रहा होता हूँ ना तो मुझे उस न्यूज़ से खराब लगता है। ये बहुत कि यार ये ऐसा गलत बात है। धर्मा से मेरा कोई लेन देन नहीं है, धर्मा से मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को एक गाना भेजा गया कि ये गाना है, आप सुनो, आपको अच्छा लगता है, क्या आप गा सकते हो? वो गाना था नच पंजाबन, और नच पंजाबन वो फिल्म थी जुग जुग जियो, उस फिल्म का गाना था। तो मुझे तो पता भी नहीं था कि किस फिल्म का गाना है, तो मुझे उन्होंने गाना भेजा, कहते सर ये गाना देखिए कि अच्छा है। तो मैंने गाना सुना, मुझे लगा गाना ठीक है, तो मैंने वो गाना, उन्होंने मुझे ट्रैक भेजा, मैंने गाना गा के भेज दिया। गाना चला गया तो उनका मुझे वापस फ़ोन आया, कहते सर कि ना क्योंकि मैंने बिल्कुल ही अपने स्टाइल में गा दिया, पूरा देसी फोक। तो सर कि थोड़ा हिंदी का गाना है, थोड़ा आप सॉफ्टली इसको गा दोगे, थोड़ा टोन चेंज करके। मैं कहा मैं गाता हूँ। उन्होंने मुझे वापस भेज दिया, मैंने वापस गा के भेज दिया। तो दे सेड ओके। उनके बाद 3-4 महीने किसी के साथ मेरा कोई इन टच नहीं हुआ। बट हिंदी का गाने का फॉर्मेट क्या है कि वो कई बार एक गाना कितने कितने लोगों को भेज देते हैं। हाँ, उनका सिस्टम ऐसा है कि यार जिसकी आवाज़ में सूट करेगा हम उसका रख लेंगे और उसके साथ बाद में सेटअप कर लेंगे। तो अब मेरे को जब गाना उन्होंने भेज दिया तो मेरे से तो वापस उनका मैं फ़ोन ही नहीं आया, तो मुझे लगा मेरा नहीं रखा होगा गाना। तो उसके बाद उनका पोस्टर आ गया कि फिल्म का ट्रेलर आ रहा है कल, ये वो ऐसे करके। तो मुझे लगा कि यार आ रहा होगा कि ठीक है। तो मैंने ना, तो मेरे पास जिस म्यूज़िक डायरेक्टर का वो गाना था उनका नंबर था, उन्होंने ही मुझे भेजा था। तो जस्ट कॉल्ड हिम, आई जस्ट मैसेज हिम कि यार वो मुझे पता नहीं था, वो अभी मैंने पोस्टर देखा, क्या आप लोगों ने मेरी वोकल रखी है? ही सेड नो, नहीं रखी। कहता दैट्स धर्मा's कॉल। उन्होंने ये बोल दिया। तो मैंने कहा ठीक है, तो मुझे कोई उसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है? अगर मैंने इनसे कोई चीज़ करवाई है तो मुझे नहीं पसंद आई तो मैंने बोल दिया नहीं। अगले दिन उनका ट्रेलर आ गया। जब उनका ट्रेलर आया तो ट्रेलर पूरा मेरी वोकल पे काट दिया उन्होंने। तो मुझे तब लगा कि यार मुझे ये नहीं समझ आ रही कि अगर आपने मेरी आवाज़ रखी नहीं, पूरे का पूरा ट्रेलर आपने मेरी आवाज़ पे काट दिया है, तो ये तो गलत चीज़ है। क्या मुझे बताओ तो सही। और दूसरा, मेरे से कोई आपने रिटर्न नहीं किया, आपने कुछ एग्रीमेंट नहीं भेजा, मैंने आपसे कोई पैसे की डिमांड नहीं की, मैंने कोई चीज़ नहीं की। तो मुझे वो चीज़ थोड़ी फील हुई। तो मैंने अपनी टीम को, मेरी टीम ने इमीडिएट उनको फ़ोन कर दिया कि आप लोगों ने हमारी परमिशन के बिना कैसे डाला, तो आप हमारी आवाज़ निकालो। तो हमने ये नहीं बोला कि आप ये करो, हमने बोला कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हमारी आवाज़ निकाल दो, हमने आपके साथ नहीं करना। तो देन धर्मा की टीम ने मुझे कॉल किया, बोला कि सर हमने तो आपको गाना भेजा था और आपने गाना करके भेजा है कि हमें समझ नहीं आई कि प्रॉब्लम हुई कहाँ है। मैं कहा यार मैंने ये बंदे के साथ, वो कहते नहीं सर हमने कभी भी गाना नहीं, आपकी आवाज़ नहीं निकाली। अगर हमने आपकी आवाज़ निकालनी होती तो हमने क्यों ट्रेलर में वो करना था कि कुछ गड़बड़ हुई है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, तो आप बिल्कुल भी वो मत करो। आप बताओ कि उनको शायद लगा कि हमने शायद क्या दे सके कि हम आपके लिए क्या वो कर सकते हैं। हमने कहा कि हमें पैसे नहीं चाहिए इस चीज़ के लिए, क्योंकि अगर मैंने गाने के पैसे लेने होते तो मैं पहले आपको बोलता कि मुझे इतने पैसे दे दिए। इट्स नॉट अबाउट मनी। मैं कहा मुझे ये चीज़ बुरी लगी, तो दे सेड नहीं हमारी तरफ से बिल्कुल नहीं, अगर आपको बुरा लगा तो वी आर सॉरी फॉर दैट। मैं कहा डन, कोई बात नहीं है। तो इतनी बात थी, बस बात क्लियर होगी। उसके बाद मैंने यहाँ उन म्यूज़िक डायरेक्टर के साथ मैंने बात नहीं की
मुझे ऑड लगी बात कि उसने ऐसा क्यों बोला, आज तक मुझे समझ नहीं आई। अब मैं आपको एक चीज़ लिखित दे सकता हूँ, हमारा जब शो लाइव होगा ना तो ऑलमोस्ट हमारे शो को देख के बहुत सारे लोग हेडलाइन बनाते हैं, न्यूज़ वगैरह करते हैं, ये स्पष्टता लिखी जाएगी। अच्छा ठीक है चलो, तो ये एक बेनिफिट हो जाएगा। जी। पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा प्यार है आपको? कहीं मैं आर्टिकल पढ़ रहा था, बहुत ख़राब लिखा हुआ था। अच्छा। हाँ, लिख रहे थे कि भाई पैदल ही अटारी बॉर्डर पहुंच गए जाने के लिए पाकिस्तान, फिर रोक दिया गया। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली पता क्या है, चीज़ें पता नहीं क्यों ऐसे बन जाती हैं। I'll tell you, पाकिस्तान ऐसे है कि मेरे जो फादर जब छोटे थे तो वो, जब हमारा गांव था तो वो पाकिस्तान में था, तो वो वहाँ से आए थे। तो माय फादर यूज्ड टू से कि मेरा दिल करता है कि मैं कभी जाऊँ वापस, तो वो अभी है नहीं इस दुनिया में, तो मेरे फादर तो वो जा नहीं पाए। तो मुझे था कि यार काश मैं एक बार जाऊँ, है ना, कि ऐसे ऐसे। तो मैंने एक बार प्लान किया, तो मैं गया, मैं सारी हम 5-6 लोग हम गए, हमने ननकाना साहब मत्था टेका, हमने पंजा साहब मत्था टेका और मेरे गांव गए। तो वहाँ गए तो वहाँ सबको मिले, बहुत अच्छा लगा और वो बहुत अच्छा टूर था। मैंने आके भी बोला कि मुझे बहुत अच्छा लगा। तो उसके बाद सेकंड टाइम जिस बात की आप बात कर रहे हो, तब क्या था कि हम वापस 3-4 लोग मेरे दोस्त हैं, तो वो कहते हैं यार हमारा बहुत मन है कि हम ननकाना साहब मत्था टेकना चाहते हैं, कि हम कभी गए नहीं। तो मैंने कहा कि अभी, तब कोविड के शायद पहले की बात है, पता नहीं बाद की बात है शायद, ये इमीडिएट। हाँ। तो मैंने कहा कि अभी चलते हैं, कि हमारे पास 5-6 दिन फ्री थे। तो हमने फाइल अप किया, हमने वीज़ा लगवाया, सब कुछ किया। तो हमने सोचा कि मत्था टेकने चलेंगे, क्योंकि मैं पहले भी वहीं से गया था, बॉर्डर से, अटारी से। तो हमने कहा वहाँ से चलेंगे। तो हमने सारा कुछ लाइन अप कर लिया, तो हमने उधर बता दिया कि हम आ रहे हैं। तो उस तरफ मीडिया बहुत इकट्ठा हो गया, पाकिस्तान वाली साइड। तो अब जब सुबह हमने प्लान किया तो हमें पता चला कि यार अटारी वाला जो बॉर्डर है वो तो बंद ही है। वो बाय रोड, मतलब जो फुटवॉक था वो बंद किया हुआ है। ऐसे नहीं है कि मेरे लिए बंद किया हुआ है या मेरे को रोक दिया गया है, तो वो बंद था। तो मैंने इमीडिएट 2-4-5 लोगों के साथ बात की कि यार मैंने तो जाना था, कि हमें पता लगा। तो वो कहते हैं हाँ कि वो स्पेशल परमिशन पर खुल जाता है, बट इट टेक्स टाइम, उसको वक्त लगेगा, आपको प्रॉपर फाइल करना पड़ेगा, नहीं तो आप बाय एयर जा सकते हो। तो बाय एयर का हमारे पास टाइम ही नहीं था, क्योंकि मेरा एक ही दिन था, हमने सुबह जाना था, मत्था टेक के शाम को वापस आ जाना था। उसके बाद मेरी फ़्लाइट थी कनाडा की, क्योंकि कनाडा मेरा एक शो था। तो मैंने कहा कि यार इतना तो मेरे पास टाइम नहीं है कि आज पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो उन्होंने इमीडिएट फाइंड आउट किया, तो वो कहते हैं हम वर्कआउट कर सकते हैं कि आप जाके आ सकते हो। बट अब मैं अकेला नहीं था, वो कहते कि जो बाकी के लोग हैं उनको एक्सेस इतनी जल्दी नहीं मिल सकता, आपको हम अगर किसी प्रायोरिटी में निकालें भी तो आप जा सकते हो। तो मैंने हमारा जाना कैंसिल हो गया। तो उसके बाद शायद पाकिस्तान वाली साइड कई लोगों ने न्यूज़ लगा दी कि गिप्पी को आने नहीं दिया इंडियन गवर्नमेंट ने। तो मैंने उसकी स्टेटमेंट भी वापस दी, वीडियो डाल के दी कि ऐसा बिल्कुल नहीं था, मुझे किसी ने नहीं रोका, किसी ने बोला नहीं, बट ये इशू था क्योंकि वो जेन्युइनली गेट बंद है, तो जब गेट खुलेगा तो मैं जा सकता हूँ। तो ऐसे में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ठीक है, ये भी एक स्पष्टता मिल गई। बहरहाल आप भाई भतीजावाद पे कुछ कहेंगे? किस बात पे? भाई भतीजावाद फिल्मों में, इंडस्ट्रीज में, नेपोटिज्म यू मीन? नेपोटिज्म। नेपोटिज्म के बारे में मुझे कुछ कहना है। कहना है जी, कहिए ना, मैं सुन रहा हूँ। पहले मैं बहुत रोई, ऑनेस्ट बात यह है कि पहले मैं भी बहुत करती थी, नेपोटिज्म, हमारे इसका बेटा आ गया, उसका बेटा आ गया, फलाना हो गया, ढमकाना हो गया। अब मैं नहीं करती। अब मुझे लगता है कितनी बड़ी बेवकूफ़ी थी सर को। सबकी अपनी किस्मत है, वो किस्मत से उस घर में पैदा हुआ और उसने ज़िंदगी भर यही देखा। मेरे पापा बिजनेसमैन थे, मैंने बचपन से ये सोचा कि मैं बिजनेस वूमन बनूंगी, क्योंकि मैंने अपने बाप को वही करते हुए देखा ना। तो अब जो बच्चा पैदा ही ये देख कर हुआ है कि मेरे पापा हीरो हैं, उसको थोड़ी पता है कि और क्या काम है। आप सबसे पहली सीख तो अपने माँ बाप से लेते हैं ना। यूजुअली क्या होता है कि डॉक्टर के बच्चे होते हैं तो उनको लगता है अच्छा मेरे पापा डॉक्टर है तो डॉक्टर, मेरे पापा इंजीनियर है इंजीनियर, मेरे पापा पॉलिटिशियन है तो पॉलिटिशियन। क्योंकि आप अपने आसपास जिन लोगों को देखते हैं, आप वही प्रवृत्ति से, मतलब वही प्रवृत्ति के आप होते हैं। चाहे आपके आसपास जैसे लोग होंगे, आपके आसपास गुंडे होंगे तो आप गुंडा ही होंगे। अच्छी है आपकी। हाँ, हिंदी बहुत अच्छी है आपकी। मेरे पति की बहुत अच्छी है। दुबे जी की। जी, दुबे जी की। तो मुझे, मतलब फिर मैंने अपने भाई को देखा। मेरे भाई ने ही मुझे ये बात बोली, कह रहा है सरगुन मैं आज फैक्ट्री चला रहा हूँ पापा की। कह रहा है ऐसे तो कल को वो लोग सब उठ के बोलेंगे कि तुम क्यों, मैं क्यों नहीं।
मैं तुम्हारे पापा के साथ पिछले 25 साल से फैक्ट्री में काम कर रहा हूँ, ये फैक्ट्री मेरी होनी चाहिए। तो कह रहा है ऐसा तो नहीं है ना, फैक्ट्री तो मेरी है। तो ही सेज ये भी तो नेपोटिज्म हुआ, बट ही सेज ये तो चलता ही रहेगा, पर कोई और होगा जो शायद बहुत काबिल होगा, वो हमारे सामने एक और फैक्ट्री लगाएगा, हो सकता है हमसे बड़ा हो जाए, हो सकता है हमसे छोटा हो जाए। तो मुझे ये बात समझ में आई कि आज आलिया भट्ट बड़ी है क्योंकि वो बहुत टैलेंटेड है। शायद वो इस परिवार की नहीं भी होती ना, तो भी वो इतनी ही बड़ी स्टार होती, क्योंकि उनमें खूब सारा टैलेंट है। और जब मैं ये बोलती हूँ कि आज लोग मुझे बोलते हैं कि अरे तुम्हें कौन, मुझे एक बार ऐसे किसी ने फ़ोन करके बोला, मुझे कोई फिल्म की बात आई तो मैंने कहा मुझे लेना चाहिए कि नहीं, तो मेरे मैनेजर ने कहा ले ले यार ठीक है। मैंने कहा नहीं यार मुझे ये नहीं करना, मैं तो हीरोइन करूँगी। तो आगे से उसने जवाब दिया, ये कौन सी, उसने एक बच्चे का नाम लिया, आई डोंट वांट टू नेम, कि ये कौन सी वो है जिसको कोई देखने के लिए बैठा है। तो तब मुझे बहुत बुरा लगा, और वो कुछ साल मैंने उस बात को बहुत ज़्यादा अपने दिल से लगाए रखा। पर फिर मुझे रियलाइज हुआ ना उस लड़की की गलती, उसने तो कभी मांगा नहीं, है ना, उस बेवकूफ़ की गलती। और मैंने फिर रियलाइज करा कि शायद मैं अपने आप पे, मतलब मैंने अपने रास्ते छोटे कर दिए ये मान के कि ये मेरी जगह में आ जाएंगे। अब मैं उल्टी हो गई हूँ, अब मुझे लगता है ये लोग कुछ भी नहीं है, मैं ही हूँ जो। एक्चुअली देखिए टैलेंट है ना जब, तो अब मेरी पूरी फैमिली में कोई नहीं था, तो हम अपने आप आए हैं। तो अब ये थोड़ी है कि अगर किसी का बेटा कल को आएगा तो मुझे उससे प्रॉब्लम होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए। अब कल को मेरा बेटा है, मैं तो चाहता हूँ कि वो एक्टर बन जाए। अब वो उसकी मर्जी है, उसको लोग एक्सेप्ट करते हैं, उसको नहीं करते हैं। और पहली बार कोई भी आएगा तो उसका संघर्ष लंबा ही होगा। वो तो गांधी हमारा परिवार को तो संघर्ष बोलते ज्यादा नहीं। लंबा होता है, उनका थोड़ा कम लंबा होता है, पर वो भी पिछले कर्मों के ही होता है। इट्स नॉट लाइक कि वो सोच के आए थे कि उनके साथ ऐसा होगा। हमें भी कुछ लोगों के ऊपर प्रायोरिटी तो मिल ही रही है ना, हमसे भी टैलेंटेड लोग दुनिया में घूम रहे हैं, संघर्ष उनका हमसे ज्यादा बड़ा है। तो जहाँ पर हम पहुंचे हम उसके लिए भी बहुत सही है, अब टैलेंट होगा तो आगे भी पहुंच जाएंगे। ठीक। सिद्धू मूसेवाला को कैसे याद करते हैं पाजी आप? उसको कोई भूला ही नहीं है, और उसके गाने को उसको कोई भूला ही नहीं है, तो वो हमेशा सबको याद ही रहता है। तो हमारे साथ तो उसका शुरुआत हमारे साथ हुई है, तो बहुत प्यार है, रहेगा हमेशा। और कुछ नया बताएंगे आप लोग? नहीं, अब आपके पास क्या कोई न्यूज़ नहीं बची जो आपने हमारे बारे में पढ़ी? सब न्यूज़ हैं आपके पास। नहीं, मैं बहुत और नहीं पूछना चाहता हूँ। वो अलग अलग चीज़ें जो होती हैं ना, वो मैं भी अवॉइड करता हूँ कि ना पूछा जाए, कभी कोई नाराज़ ना हो जाए। लास्ट टाइम ये नाराज़ हो गई थी किसी पे। मैं? किसी और से? हाँ। मैं किस पे नाराज़ हुई? कोई तो बंदा आपसे पूछ लिया था कि भाई आप बेबी प्लान कब कर रही हैं। पर मुझे ये कितनी अजीब बात है। ये नॉर्मली पहले हम लोग कैसे बोला करते थे कि ये बाजू वाली पड़ोस वाली क्यों यार, क्यों पूछ रहे हैं भाई, क्यों बेबी प्लान कर रहे हैं? मेरे को शादी करने का मन नहीं है, मैं नहीं करूंगा। हाँ, मतलब तुम्हें क्या लेना देना? आई थिंक इट इज इन्वेजन ऑफ utter level of privacy and I shouldn't answer such a question. उनको नहीं पता कि मेरी लाइफ क्या है क्या नहीं है। हाँ, आपको ये पूछना है कि आप क्या पहनती हैं, क्या पसंद करती हैं, वेरी गुड, आई इनवाइट यू, बट दिस इज अ बिट टू मच, आई एम गोइंग टू ड्रॉ लाइन देयर। तो और मुझे गुस्सा दिखाने में कोई भी आपत्ति नहीं है। जहाँ मुझे गुस्सा आता है मैं आराम से दिखाती हूँ। किस बात से आप लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी होती है? मुझे वैसे तो क्योंकि इंटरेक्शन तो खैर आप लोगों का बहुत ज़्यादा होता है मीडिया से। नहीं, इतना ज़्यादा कुछ होता नहीं। कई बार क्या होता है कि समाओ मेरे को तो बिल्कुल नहीं होती वैसे किसी, बट कई जगह पे क्या होता है कि जैसे हम आज पहली बार मिले हैं, कई बार वो माइंड सेट करके बैठे होते हैं आगे से कि मैं उनको यहाँ फंसाऊँगा, मैं उनको ये फंसाऊँगा। तो उस चीज़ का मुझे कई बार वो चीज़ मुझे ऑड लगती है, क्योंकि अगर उसने कम से कम 1000-2000 इंटरव्यू किया होगा, मैंने तो 20,000 किया होगा। अब अगर कोई मुझे ऐसे फंसाने पे ही आ जाए तो ऐसे थोड़ी कि मैं ऐसे फंसे ही जाऊंगा जब मुझे कोई ये करना है। तो वो मुझे ऑड लगता है कि यार हम दोनों एक जगह पे बैठे हैं। बेसिक पर्पस क्या है कि आप अपने क्वेश्चन पूछ रहे हो, मैं आपको आंसर दे रहा हूँ कि जो सुन भी रहे हैं उनको भी ठीक लगे, बोरिंग भी ना हो। बट अगर मैं यही सोच के बैठा रहूँ कि मैंने इसको इल्ज़ाम लगा के फंसा देना है, कहीं ना कहीं इसको गलत प्रूव कर देना है,
तो उसमें कौन सा उसको कोई प्राइज मिल जाना है? क्लिक बिट का खेल होता है। एक्चुअली लोगों को वो भी लगता है आगे कि से अगर बोलते हैं, कुछ ऐसा मैं पूछ मुझे दूंगा इंटरव्यूज में आपसे, बोलते भी हैं, कहते हैं आपको चटपटा बोलेंगे। अरे मैंने कहा क्या चटपटा बोल दूं भाई, अब आपके क्लिक बेट के लिए मैं थोड़ी। तो वो मुझे कई बार और लोगों को लगता है जल्दी फेमस हो जाने वाला पार्ट है ना। मान लीजिए आप तो फेमस हैं, जी, ठीक है, मेरा एक पॉलिटिकल शो है चल रहा है, अब मैंने ढूंढ के कुछ ऐसा निकाला जो मैंने आप पे फेंका, आपने लपक लिया, फिर आपने कुछ कह दिया, तो वो लोग उसकी न्यूज़ बन गई। न्यूज़ बन गई। अब आपको जहाँ देख रहे हैं लोग, मुझे भी देख रहे हैं, अच्छा इसने सवाल ये किया है, लेकिन ठीक है ना, आपको ये भी समझना पड़ेगा कि किससे क्या सवाल करना है। ये लोग दायरा तय नहीं कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग यहाँ पे आए जी, बहुत अच्छा लगा बातचीत करके। मुझे नहीं पता कि आप लोगों को कितना अच्छा लगा होगा, हमें उसके बारे में चंद शब्द आप कह सकते हैं तो अच्छा लगेगा। आपके बहुत सारे फैंस हैं, जस्ट अच्छा काम कर रहा है, थोड़ा बहुत सपोर्ट कर दीजिए हमें। नहीं, हमें बहुत अच्छा लगा और बड़ी सही बातें हुई। मैं जब शुरू होने लगा था तो मुझे लगा था कि इतना टाइम कैसे निकलेगा, और फटाक से निकल गया, क्योंकि जहाँ क्वेश्चन अच्छे होते हैं वहाँ बात करने का मज़ा भी आता है। ये सिर्फ कहने वाली बात नहीं, आज सच तक बोल रहा हूँ। जितने लांछन और आरोप हम पे कहीं लगे होंगे, हाँ, और ये तो मैं आपका पूरा पेज लेके जाऊंगा कि मैं देखूंगा ढूंढ के ये किस किस ने खबरें चलाई हैं ऐसी। पाजी वो उस पे ना ब्रीफ नहीं दिया है मैंने, अच्छा, brief। और कुछ सवाल मैंने छोड़ दिए हैं। हाँ, अच्छा, 23 सवाल थे, मैंने पूछे 15 ही हैं। हाँ, ठीक है, अच्छा बाकी के किया। साथ देखना चाहूंगी कि हाँ, पूछे कि कौन क्या से था, ने, बच गए। ऐसा क्या था नहीं जो ये हम पूछे नहीं नहीं। देंगे, ये हमारे पर्सनल चीज़ है। थैंक यू। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू जी। आपकी हिंदी ऐसी कैसे है जैसे आप यूपी के साइड से हो? अरे मैंने ये सब चीज़ें जोड़ी हैं अपने में। पहले जब मैं पंजाब से निकला ना तो मेरी हिंदी इतनी खराब थी, ये तो और हिंदी पंजाब मीडियम की में काम हिंदी है किया। ही हाँ, ही नहीं, नहीं मैं तो है। अब मतलब ये तो इतनी यूपी शुद्ध। की हिंदी है, बिहार की है। ये बिहार की हिंदी है, बिकॉज रवि यूपी साइड के हैं। हाँ, पूर्वांचल। So, हाँ, तो हुआ क्या था कि जब हम मीडिया में आए तो वहाँ पे लोगों ने कहा कि आपकी हिंदी ठीक नहीं है। हाँ, उतार दीजिए, आपको हिंदी में और करना पड़ेगा। तो पंजाब वाला टच आने लगता था। अब उतनी मेहनत करके हिंदी आई है, तो अब जब मैं पंजाबी किसी को जाके बोलता हूँ तो पूछता है पंजाब में कहाँ से है। डांस इंडिया डांस में वो नहीं आते हैं जो मामा जी बनते थे, परितोष हमारे यहाँ से ये उनका एक्सेंट है। ये आपने देवरिया ऐसा से लगा है? परितोष, हाँ, हम लोग देवरिया से, देव- मुझे पता है, हाँ। रवि भी देवरिया से है। तो अच्छा, रवि और उनका नहीं पता परितोष था। साथ देवरिया बहुत बार जाते हैं। तो मैंने कहा ये ऐसा लगता है जैसे परितोष ही बोल रहा है। इतना उसका ले लिया accent। आ जाइए। नहीं, आप आइए बीच में। हाँ,